हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी, जिनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इनके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश क्या है? भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, जिसने क्या हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को पहली बार राजनीतिक रूप से इकट्ठा करने का या एकत्रित करने का कार्य किया था। ये हमारे भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय माना जाता है। कौन सा? मौर्य वंश। सबसे पहले देखेंगे मौर्य की उत्पत्ति और हमारे विभिन्न मतों के बारे में देखें। तो मौर्य की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको लेके विभिन्न साहित्यिक स्रोतों और इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत प्रचलित है। क्या? मौर्य की जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको लेके विभिन्न साहित्यिक स्रोतों और इतिहासकारों में भिन्न भिन्न मत प्रचलित है। इसमें पहला मत आता है हमारे कौन सा? बौद्ध साहित्य के अनुसार। बौद्ध साहित्य जैसे हमारे महावंश और दीपवंश की वंश की बात करें, कौन से? महावंश और दीपवंश की बात करें तो उनके अनुसार मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। मौर्य क्या थे? हमारे क्षत्रिय थे। किसके अनुसार? हमारे दीपवंश और महावंश जो हमारे बौद्ध साहित्य उनके अनुसार। यह मत उन्हें क्या क्षत्रिय वंश से जोड़ता है, जो क्या एक शासक वर्ग हुआ करता था। जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य के अनुसार मौर्य क्या है? मौर्य को उन्होंने भी क्षत्रिय माना है। जैन साहित्य भी क्या मौर्य को क्षत्रिय मानता था, और यह भी क्या हमारे क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति का समर्थन करता है कि मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। फिर ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ब्राह्मण साहित्य जैसे हमारे पुराण है उनके अनुसार मौर्य क्या थे? शुद्र थे, और यह मत उन्हें निम्न सामाजिक वर्ग से जोड़ता है। फिर चौथा आता है हमारे विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। उसके अनुसार देखें तो मुद्रा राक्षस में मौर्य को वृषल कहा गया है। आप इसे याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस में मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है, जिसका मतलब होता है निम्न वर्गीय। मौर्य को हमारे मुद्रा राक्षस में क्या वृषल मतलब निम्न वर्गीय बताया गया है। और यह भी उनकी निम्न सामाजिक उत्पत्ति का संकेत देता है। जो हमारे क्या है मुद्रा राक्षस भी क्या है? उनकी निम्न सामाजिक उत्पत्ति का संकेत देता है। इतिहासकार जो हमारे रोमिला थापर है वो क्या कहती है? आधुनिक इतिहासकार जो हमारे रोमिला थापर है उन्होंने अपने शोध के आधार पर मौर्य को वैश्य मतलब सामाजिक व्यापारी जो व्यापारी वर्ग है वो बताया था। आप इसे याद रखें, वैश्य किसने बताया था? रोमिला थापर ने। और सर्वाधिक मान्य मत की बात करें तो विभिन्न मतों के बावजूद सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार देखें तो मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे, और ये मत उनके शासक वर्ग से संबंध रखता है। और ये मत क्या उनके शासक वर्ग से संबंध और विभिन्न बौद्ध और जैन ग्रंथों के समर्थन पे आधारित है कि मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। अब मौर्य वंश के कौन-कौन से राजा हैं उनकी बात करें जिनको हम पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश में 3 प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने क्या साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और उसे स्थिरता प्रदान की थी। और वो कौन-कौन से 3 शासक थे? एक थे हमारे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, एक थे हमारे बिंदुसार और तीसरे थे हमारे कौन? अशोक मौर्य। तो इनके बारे में एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले शासक आए हमारे कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। उसकी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का उन्मूलन करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंद वंश का उन्मूलन करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और भारत को क्या एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित करने का कार्य किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शासनकाल की बात करें 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक उनका शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य के प्रभाव की बात करें, चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 काशार्पण में खरीदा था। कितने? 1000 काशार्पण में उस समय हमारे चाणक्य या कौटिल्य ने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। और उस समय काशार्पण क्या चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। आप इसे याद रखें, काशार्पण क्या होता था? चांदी के सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 काशार्पण या चांदी के सिक्कों में खरीदा था। किसने? चाणक्य या कौटिल्य ने। शिक्षा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हमारे तक्षशिला में हुई थी, जहाँ हमारे चाणक्य एक प्रसिद्ध आचार्य रह चुके थे। वहां पे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा होती है। यूनानी पहचान की बात करें तो यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा है। यूनानी इतिहासकारों ने क्या चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सेंट्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा है। कालांतर में मतलब बाद में विलियम जोन्स ने यह बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंट्रोकोटस थे। कि हमारा किसने बताया? विलियम जोन्स ने बताया था कि सेंट्रोकोटस ही क्या है? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिससे हमारे भारतीय और यूनानी इतिहास का समन्वय होता है। फिर बात करें जस्टिन के मत की तो हमारे ग्रीक इतिहास का जस्टिन के अनुसार देखिए तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की सेना एक लुटेरी सेना थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कैसी थी? एक लुटेरी सेना थी। किसके अनुसार? ग्रीक इतिहास का जस्टिन के अनुसार देखे तो, जो शायद उनकी प्रारंभिक जीवन शैली को दिखाती है कि शुरुआत में वो है सेना क्या लुटेरी रही होगी। फिर देह त्याग संथारा इस संलेखना की बात करें तो 298 ईसा पूर्व में क्या 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाहु के साथ किसके अनुसार? जैन मुनि भद्रभाहु के साथ चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाकर संथारा
इस सरलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। जिसका मतलब है कि उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्यागना, मतलब सरलेखना या संथारा किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ? जैन मुनि और भद्रबाहु के साथ। और वो भी कहाँ पे? चंद्रगिरी पहाड़ी पर। अब चंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पड़ती है? हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे ये हमारी चंद्रगिरी पहाड़ी पड़ती है। तो उस पहाड़ी पर जाके उन्होंने संथारा संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। और संथारा मतलब उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्यागना। क्या उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्यागना क्या कहलाता है? संथारा संलेखना कहलाता है। और ये हमारे जैन धर्म के प्रति उनकी जो गहरी आस्था थी, इसको दिखाता है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर बात करें सेल्यूकस निकटर से संबंध की, तो सिकंदर के जाने के बाद, या सिकंदर के जाने के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस निकटर ने अपने भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। क्या? अपने जो भारतीय क्षेत्र थे जिन्होंने क्या सिकंदर जीत के गया था, उन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका सामना किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकटर की बात करें तो हमारे मैसेडोनिया का शासक जो सिकंदर था, उसका सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकटर। पराजित करने की बात करें 305 ईसा पूर्व में, या 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के प्रमुख सेनापति सेल्यूकस निकटर को पराजित किया था, मतलब हरा दिया था। कब? 305 ईस्वी में। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के प्रमुख सेनापति थे सेल्यूकस निकटर, उसको पराजित कर दिया था। संधि की जानकारी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकटर को पराजित करने, मतलब हराने और उनके बीच हुई संधि की जानकारी कहाँ से मिलती है? यूनानी इतिहासकार थे स्ट्रेबो और एप्पियानस, इनके द्वारा दी गई है। जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर, इनका बीच युद्ध होता है। सेल्यूकस निकटर हार जाते हैं, दोनों के बीच में एक संधि होती है। जानकारी कहाँ से मिलती है? इतिहासकार स्ट्रेबो और एप्पियानस के द्वारा। जो उन्होंने किताबें लिखी थी, उनके माध्यम से इनकी जानकारी मिलती है। विजय क्षेत्रों की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद, तो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकटर ने 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र किसको दे दिए थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और वो 4 कौन-कौन से क्षेत्र थे? एक तो एरिया है, वर्तमान में हेरात के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? एरिया। अराकोसिया, या अराकोसिया की बात करें तो वर्तमान में कांधार के नाम से, ये हमारे अफगानिस्तान में जगह है सब। तो वर्तमान में क्या कंधार के नाम से प्रसिद्ध है अराकोसिया। फिर जेंड्रोसिया, जेंड्रोसिया की बात करें तो वर्तमान में बलूचिस्तान या फिर मकरन नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? हमारे जेंड्रोसिया। और पेरोपनिसाई, क्या? पेरोपनिस्टाई, जो वर्तमान में काबुल के नाम की बात है। काबुल को पहले क्या? पेरो पेरोपनिस्टाई कहते थे। ये 4 क्षेत्र थे जो किसने दे दिए थे? हमारे सेल्यूकस निकटर ने। किसको? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन-कौन से? एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरोपनिस्टाई। फिर वैवाहिक संबंध की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना या हेलन का विवाह, अपनी बेटी हेलेना या हेलन का विवाह क्या? चंद्रगुप्त से करा दिया था, जो हमारे मौर्य साम्राज्य की शक्ति को दिखाता है। ये मौर्य साम्राज्य कितना शक्तिशाली हो गया था। मेगास्थनीज के आगमन की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत जो मेगास्थनीज था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। हाथियों के उपहार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने? 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसे? सेल्यूकस निकटर को, जो संभवतः हमारे सैन्य सहायता और गठबंधन का प्रतीक माना जाता है। अगला शासक आता है हमारा कौन? बिंदुसार, जिसका शासनकाल हमारे 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। कौन सा दूसरा शासक था हमारा? बिंदुसार। बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और उत्तराधिकारी बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को बनाए रखा था। इसने हमारे बिंदुसार की बात करें तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और उत्तराधिकारी थे कौन? बिंदुसार। उन्होंने क्या? मौर्य साम्राज्य को बनाए रखा, उसका विस्तार किया था। शासनकाल की बात करें 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। क्या? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक हमारे बिंदुसार का शासनकाल था। तो नामकरण की बात करें तो हमारे यूनानी इतिहासकार ने, क्या? यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अमित्रघात के नाम से पुकारा था। क्या? हमारे जो बिंदुसार थे, बिंदुसार को अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात के नाम से बुलाते थे कौन? यूनानी इतिहासकार। जिसका मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। जिसका मतलब क्या होता है? शत्रु का नाश करने वाला, मतलब अमित्रोचेटस या फिर अमित्रघात। जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या? जैन साहित्य में क्या? बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। तारानाथ का मत की बात करें, तिब्बत के इतिहास का तारानाथ लामा के अनुसार देखें तो बिंदुसार क्या है? एक महान शासक था। बिंदुसार क्या था? एक बहुत ही महान शासक था। और उसने क्या? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। बिंदुसार ने क्या? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, जिससे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ था। धार्मिक झुकाव की बात करें तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो हमारे नियतिवाद में विश्वास रखते थे। आजीवक क्या थे? हमारे नियतिवाद में विश्वास रखते थे। फिर तक्षशिला विद्रोह की बात करें तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने?
2 विद्रोह हुए थे हमारे तक्षशिला के अंदर। एक विद्रोह का दमन उसके पुत्र अशोक ने किया था, जबकि दूसरे विद्रोह का दमन उसके दूसरे अन्य पुत्र जो हमारा सुशीम था उसने किया था। 2 विद्रोह हुए थे कहाँ पे? तक्षशिला में। एक का विद्रोह का दमन तो हमारे अशोक ने किया था, तो दूसरे विद्रोह का दमन किसने किया था? सुशीम, दोनों ही उनके बेटे थे। फिर नेपाल में विद्रोह की बात करें तो बिंदुसार के शासनकाल में नेपाल में खस जनजाति ने विद्रोह किया था। किसने? नेपाल में खस जनजाति ने विद्रोह किया था और इसका दमन भी हमारे किसने किया था? अशोक ने ही किया था। सीरियाई शासक से संबंध की बात करें, सीरियाई शासक से संबंध की बात करें तो यूनानी या ग्रीक इतिहासकार एथेनियस के अनुसार देखें, यूनानी या फिर ग्रीक इतिहासकार एथेनियस के अनुसार देखें तो बिंदुसार ने यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मंगवाई थी। बिंदुसार ने क्या है, हमारे यूनान के शासक थे एंटियोकस, उनसे 3 चीजें मंगवाई थी। एक तो हमारी मीठी शराब जो स्वीट वाइन है, दूसरा हमारे सूखे मेवे मतलब जैसे अंजीर है, ड्राई फिग्स और तीसरी दार्शनिक सोफिस्ट फिलोसोफर है, ये हमारे मंगाए थे किसने? बिंदुसार ने यूनान से। और यूनान के कौन से शासक थे? हमारे एंटियोकस प्रथम, इनसे 3 चीजें मंगवाई थी। तो यूनानी शासक ने केवल मीठी शराब और सूखे मेवे भेजे थे। क्यों? क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का व्यापार कभी नहीं किया जाता, या दार्शनिक को व्यापार में शामिल नहीं करेंगे, मतलब उनके बदले ना तो चीज लेंगे या बदले में उनको देंगे। तो 2 चीज तो हमारे एंटियोकस प्रथम ने भेज दी थी। कौन कौन सी? मीठी शराब और सूखे मेवे, ये तो भेज दिए थे, लेकिन जो हमारे दार्शनिक थे वो नहीं भेजे थे। अगले शासक आते कौन? हमारे अशोक मौर्य, जिनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। तो अशोक मौर्य क्या? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे, और उन्हें क्या हमारे धम्म की नीति और बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए बहुत ज्यादा याद किया जाता है। उन्हें क्या हमारी जो उनकी जो धम्म नीति है और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। किसको? अशोक मौर्य को। बात करें सत्ता के संघर्ष की तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद, अशोक ने क्या किया? अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी। तो उन्होंने क्या किया? 99 भाइयों की हत्या कर दी, तब जाके उनको गद्दी मिलती है। अशोक के राजा बनने से पहले 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी संघर्ष चला था, मतलब 99 भाइयों की उन्होंने हत्या की थी। अशोक का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? उसका भाई सुशीम, मतलब सुशीम बने या फिर अशोक बने, दोनों में से एक जो उत्तराधिकारी के रूप में शासक बनता, तो अशोक ने क्या? सुशीम को भी मार दिया और राज्याभिषेक करा लिया खुद का। अशोक का राज्याभिषेक हमारे 269 ईस्वी में होता। कब? 269 ईस्वी में होता। किसका? अशोक का अभिषेक, राज्याभिषेक। बात करें माता पिता की, माता का नाम सुबदांगी, क्या? सुभद्रांगी या फिर भीमा हमारे माता का नाम था, पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। तो हमारे अशोक के माता पिता थे कौन? सुभद्रांगी या और हमारे पिता का नाम बिंदुसार। पद की बात करें तो राजा बनने से पहले अशोक क्या? अवंती का गवर्नर था। अवंती का गवर्नर कौन था? हमारे अशोक था। आप इसे याद रखेंगे। क्या चीज? कि राजा बनने से पहले अशोक क्या था? अवंती का गवर्नर था। अवंती क्षेत्र है। कलिंग पर आक्रमण की बात करें तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, अशोक ने क्या किया? अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। वहां पे आक्रमण किया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार देखिए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। कलिंग का उस समय राजा कौन था? नंदराज था। और उस समय हमारे अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। फिर मौर्य वंश का विभाजन, बात करें मृत्यु के बाद तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश 2 भागों में बट गया था। मौर्य वंश क्या हमारा अशोक की मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया था। एक तो हमारा पूर्वी भाग था, एक था हमारा क्या? पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग की बात करें तो मौर्य वंश के पूर्वी भाग का शासन तो कौन था? दशरथ था। क्या? मौर्य वंश के पूर्वी भाग का शासक तो दशरथ था, और पश्चिमी भाग का शासक होता संप्रति। आप इसे याद रखेंगे। पूर्वी भाग का शासक तुम्हारा दशरथ था, पश्चिम भाग का शासक कौन था? संप्रति था। दशरथ की बात करें, दशरथ तुम्हारे आजीवक पंथ या आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि हमारे संप्रति की बात करें, संप्रति हमारे जैन धर्म का अनुयायी था। आप इसे याद रखेंगे। तो 3 धर्म हो गए एक तरह से, जो हमारे अशोक तो बौद्ध धर्म के, हमारे दशरथ है ये हमारे आजीवक संप्रदाय के, और हमारे जो संप्रति थे ये हमारे जैन धर्म के अनुयायी थे। अब हम देखेंगे अशोक की पत्नियों के बारे में। अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उनमें से 2 पत्नियां खास थी। और पत्नियां कौन कौन सी थी? एक तुम्हारी देवी, एक पत्नी का नाम क्या था? देवी। तो देवी अशोक की पहली पत्नियों में से एक थी, शुरुआती पत्नियां थी, उनमें से एक थी कौन? देवी। उनके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। देवी से जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था? महेंद्र। उनकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। तो देवी का जो पुत्र का नाम तो महेंद्र था और बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। देवी के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिससे वे क्या बौद्ध इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए थे। कौन? महेंद्र और संघमित्रा। अगले शासक कौन आते हैं? हमारे शासक क्या हमारी जो अशोक है उनकी पत्नी थी
कारुकी या कावरुकी। तो कारुकी या कावरुकी अशोक की पत्नियों में से एक थी, मतलब दूसरे नंबर की पत्नी मान सकते हैं। तो सेकंड पत्नियां तो बहुत थी, लेकिन इनमें दो ही खास थी। तीसरी भी है पद्मावती। कौरुकी की बात करें तो उनके पुत्र का नाम क्या था? तीवर। जो कौरुकी और अशोक से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था तीवर। रानी के अभिलेख में कौरुकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। किसमें? रानी के अभिलेख में, जो हमारे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देता है। क्या? जो हमारा रानी का अभिलेख है ये अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देता है, उसमें हमारे कौरुकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तीसरी पत्नी थी हमारी कौन? पद्मावती। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती अशोक की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम क्या था? कुणाल। उनसे जो पुत्र हुआ था उनका नाम था कुणाल। चौथी पत्नी थी हमारी तिष्य रक्षिता। क्या तिष्य रक्षिता की बात करें तो तिष्य रक्षा भी हमारी अशोक की अंतिम पत्नी थी। तिष्य रक्षा क्या हमारे अशोक की अंतिम पत्नी थी और उन्होंने पद्मावती के पुत्र कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। तो पद्मावती थी तो उनका बेटा था कुणाल, उसकी आंखें फुड़वा दी थी किसने? तिष्य रक्षा ने। अशोक ने क्या इस क्रूर कार्य के लिए तिष्य रक्षा को जिंदा जलवा दिया था। तो हमारे क्या है अशोक ने क्या किया? तिष्य रक्षा को जिंदा जलवा दिया था। इस वजह से क्यों? क्योंकि उसने पद्मावती के बेटे कुणाल को की आंखें फुड़वा दी थी। फिर कलिंग युद्ध की बात करें जो हमारे अशोक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अशोक के मामले में कलिंग युद्ध ना पड़े तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बात करें कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध मौर्य वंश के शासक अशोक तथा कलिंग के राजा नंदराज के बीच में लड़ा गया था। किस किस के बीच में? कलिंग के राजा नंदराज और हमारे अशोक के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। परिणाम की बात करें तो कलिंग की युद्ध में अशोक की जीत हुई थी। कलिंग की युद्ध में किसकी? अशोक की जीत हुई थी, नंदराज हार गया था। यह युद्ध क्या मौर्य साम्राज्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। कौन सा? कलिंग का युद्ध। नरसंहार की बात करें कितने लोग मरे थे तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? 1 लाख लोग तो मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को क्या युद्धबंदी बनाया गया था। तो सोच सकते हो आज से 2000 साल पहले तो 2.5 लाख लोग बहुत सारे होते थे उस समय। और इस भीषण नरसंहार ने अशोक के हृदय को विचलित कर दिया था। जब उसने मरी हुई लाशें देखी, खून को बहते हुए देखा तो उनका हृदय क्या विचलित हो जाता है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। नीति परिवर्तन की बात करें तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति या युद्ध घोष के स्थान पर दम नीति या धम घोष को अपनाया था। किसका? हमारे युद्ध नीति के स्थान पर क्या धम नीति को अपनाया। और ये हमारे क्या एक मौलिक परिवर्तन था जहां उसने भौतिक विजय के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक विजय पे ध्यान दिया था कि भौतिक रूप से लोगों को जीतने की बजाय क्षेत्र को जीतने के बजाय उसने क्या नैतिक और हमारे आध्यात्मिक विजय पे ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। फिर बात है कल्लण। कल्लण की बात करें तो कल्लण हमारे के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। पहचान की बात करें कल्लण की तो कल्लण क्या एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मूरिस्तान की बात करें तो वो हमारे कश्मीर का निवासी था और एक ब्राह्मण था। कल्लण क्या था? हमारे कश्मीर का निवासी था और एक ब्राह्मण था। पुस्तक की बात करें तो कल्लण की प्रसिद्ध पुस्तक थी राज तरंगिणी। आप इसे याद रखेंगे, कल्लण की प्रसिद्ध पुस्तक थी राज तरंगिणी जो हमारे कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। तो उसमें भी हमारे अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कल्लण की राज तरंगिणी में। अब हम बात करें अशोक के धर्म के बारे में। अशोक का धर्म क्या था? धम धर्म अलग अलग चीजें होती है, आप इसे याद रखेंगे। अशोक का धार्मिक झुकाव की बात करें तो अशोक का धार्मिक झुकाव और बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण को लेके बहुत सारे मत है। उनकी बात करें जो हमारे कल्याण की राज तरंगिणी है उसके अनुसार देखें तो कल्याण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। राज तरंगिणी में क्या ये बताया गया कि अशोक शुरुआत में क्या भगवान शिव का भक्त था। अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। क्या? अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसाया था। अशोक ने श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? शिव मंदिर का निर्माण करवाया किसने? अशोक ने। अशोक ने नेपाल के ललित पाटन शहर भी बसाया था। नेपाल में क्या एक ललित पाटन नगर है, शहर है, वो बसाया था किसने? अशोक ने। अशोक की बेटी थी चारुमती। क्या? अशोक की बेटी थी चारुमती मौर्य। उसने क्या नेपाल में देवी पाटन शहर बसाया था। तो आप इसे याद रखेंगे। अशोक ने खुद ने नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया था तो उनकी बेटी चारुमती ने नेपाल में देवी पाटन शहर बसाया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार देखें तो दीपवंश और महावंश जो बौद्ध साहित्य जो हमारे सिंहल या श्रीलंका के साहित्य दीपवंश और महावंश इनके अनुसार सुसीम या सुशीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? सुशीम या फिर सुशीम था ना उसका बड़ा भाई, उसके जो बेटा था निग्रोध, उसने क्या किया था? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो उनके पिता को मार दिया, इसके बावजूद निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये थे हमारे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। फिर मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव की बात करें। जब मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव की बात करें तो अशोक मोगलीपुत्र तिस के कारण बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और मोगलीपुत्र तिस तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी थे। क्या? बौद्ध धर्म से हमारे प्रभावित करने का कारण
कारण था हमारा मोगलीपुत्र तिस। और मोगलीपुत्र तिस कौन थे? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी रहे। दिव्यावदान और हेनसांग के अनुसार देखें, दिव्यावदान जो पुस्तक है जिसकी रचना हमारे दुर्गा भागवत ने की थी। किसने? दुर्गा भागवत ने की थी दिव्यावदान पुस्तक। और हमारे चीनी यात्री हेनसांग, उनके अनुसार देखें, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसको? अशोक को। और ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? हमारी दिव्यावदान पुस्तक जो दुर्गा भागवत की लिखी हुई है और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार। अब बात करें अशोक की धार्मिक यात्राओं की बात करें, तो अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने क्या अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में क्या बोध गया की यात्रा की थी, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक ने क्या अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी, मतलब जो बुद्ध का जन्म स्थान है, उसकी भी यात्रा की थी। कब? 20वें वर्ष में। 10वें वर्ष में तो बोध गया की, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। फिर बौद्ध होने के प्रमाण की बात करें तो भगवान भगवान क्या है, जो हमारा अशोक है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे, बौद्ध बन गए थे। तो इसकी क्या प्रमाण है? जो हमारा भाब्रू अभिलेख है, जो भारत के राजस्थान के राज्य के जयपुर में विराट नगर से प्राप्त हुआ भाब्रू अभिलेख, इससे भगवान अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है, जो वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। हम आगे देखेंगे अशोक के दम के बारे में। अशोक के दम के बारे में देखें तो अशोक का दम क्या, एक अनूठी अवधारणा थी। अशोक का दम क्या था? एक अनूठी अवधारणा थी, जो कि हमारे एक सार्वभौमिक आचार संहिता थी सबके लिए। ये धम्म है, धर्म नहीं है, ध्यान रखना। अशोक का धम्म होता है, ये अशोक का धर्म नहीं है। जो क्या है, उस समय की एक अनूठी अवधारणा थी। और ये क्या थी? हमारे एक सार्वभौमिक आचार संहिता थी। सबसे पहले परिभाषा की बात करें, धम्म क्या? अशोक की आचार संहिता थी। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि धम्म का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। धम्म का क्या? हमारे बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि इस पर थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव जरूर है, लेकिन बौद्ध धर्म और अशोक का धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि अशोक का धर्म क्या है? एक आचार संहिता है। उल्लेख की बात करें तो दूसरे बृहद स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि धम्म की क्या परिभाषा है। बात करें हमारे धम्म के अंदर कौन-कौन सी शिक्षाएँ दी गई है, तो धम्म में हमारे माता-पिता की सेवा करना, अतिथि का सत्कार करना, सबका कल्याण करना, अहिंसा, दया, सहिष्णुता, इस प्रकार की शिक्षाएँ दी गई है। किसके अंतर्गत? धम्म के अंतर्गत। फिर बात करें धम्म यात्राओं की, तो अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाने की बात कही थी। अशोक ने क्या? धम्म यात्राओं का आयोजन करवाने की बात कही थी और प्रचार के लिए क्या? खुद भी यात्राएँ की थी कि धम्म यात्राएँ होनी चाहिए, और प्रचार करने के लिए खुद भी धम्म यात्राएँ की थी। स्वर्ग की झांकियों की बात करें तो धम्म में क्या? स्वर्ग की झांकियां निकाली जाती थी, संभवतः लोगों को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए। यदि आप धम्म के मार्ग पर चलोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग कैसा होगा? तो इस तरह की झांकियां निकाली जाती थी अशोक के समय। धम्म महामात्य की बात करें तो अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में अशोक ने क्या? अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। और धम्म महामात्य में क्या? महात्म्य महामात्य क्या करता था? लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था, कि लोगों को कहता था कि आप दान दीजिए ताकि आपका बेहतर हो सके। तो धम्म महामात्य क्या? लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता था। धम्म महामात्य की मृत्यु की सजा बात करें, धम्म महामात्य मृत्यु की सजा प्राप्त व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता था, न कि उनको माफ कराता था। आप इसे याद रखेंगे। धम्म महामात्य किसी भी जो व्यक्ति को यदि फांसी की सजा मिलती है तो उसकी फांसी की सजा को माफ नहीं कराता था, बल्कि क्या? उनके प्रति सहानुभूति रखता था कि आप ढांढस रखिए, आप सब्र रखिए, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो इस तरह के धम्म महामात्य की वृत्ति होती थी। तो प्रचार के माध्यम की बात करें तो अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अभिलेख लिखवाए थे। आप इसे याद रखेंगे। अशोक ने क्या? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या? बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, जो उस समय संचार का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम हुआ करता था। तो अब अभिलेखों की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? अशोक के अभिलेख क्या? उसके शासन, धर्म और धम्म की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे। ये अभिलेख क्या? 3 प्रकार के हैं। जो अशोक के अभिलेख है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो हमारे क्या होते थे? शिलालेख, जिन्हें रॉक एडिक्ट कहते थे। एक हमारे स्तंभ लेख, जिसे पिलर एडिक्ट कहते थे। और एक हमारे केव एडिक्ट, मतलब गुहा लेख। तो 3 प्रकार के लेख हुआ करते थे। शिलालेख क्या? पत्थर पर लिखे गए लेख होते थे, और ये भी 2 प्रकार के होते थे। एक तो लघु शिलालेख और एक बृहद शिलालेख। छोटी शिलाओं पर लिखे गए लघु शिलालेख, और बड़ी-बड़ी शिलाओं पर लिखे गए लेख क्या? बृहद शिलालेख होते थे। स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभों पर लिखे गए लेख, और इनको भी 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो हमारे लघु स्तंभ लेख है, और एक हमारे क्या? बृहद स्तंभ लेख है। और गुफाओं के लेख की बात करें तो ये तो हमारे नॉर्मल है, गुफाओं पे लिखे गए लेख। तो लेखों के माध्यम से हम हमारे क्या है? अभिलेखों, जो हमारे अशोक है, उनके शासन, धर्म और दम की जानकारी मिलती है। और ये 3 प्रकार के थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब बात करें अशोक के बृहद लेख, शिलालेख, तो एक-एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे
हम क्या है फिर बृहद शिलालेख पढ़ेंगे, फिर लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख और जो हमारे केव एडिक्ट है, गुहा लेख, इन सब के बारे में एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अशोक के बृहद शिलालेख, बड़े शिलालेख कौन-कौन से हैं। सबसे पहले बात करें इनकी संख्या कितनी है, तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। आप इसे याद रखेंगे, 14 संख्या हमारी के बृहद शिलालेखों की संख्या। और सारे के सारे हमारे 14 है ना, वो हमारे कितनी जगह से 8 जगह से प्राप्त हुए हैं। ये 14 क्या 8 जगह से प्राप्त हुए हैं और वो कौन-कौन सी 8 जगह है? एक हमारे पेशावर पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी, दूसरा पेशावर पाकिस्तान में हमारे मानसेरा मानसेहरा, यहाँ पे हमारे तीसरा में उत्तराखंड भारत के अंदर कालसी, आप इसे याद रखें कालसी नाम की जगह है। चौथा हमारा जूनागढ़ है गुजरात के अंदर, ये गुजरात में जूनागढ़। महाराष्ट्र का हमारा सोपारा, उड़ीसा भारत के अंदर धौली, गंजम जिला जो उड़ीसा के अंदर है भारत के अंदर जौगढ़, और हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे अर्रागुडी यर्रागुडी या यर्रागुडी। तो इस तरह हमारे क्या 8 जगह से हमारे क्या 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं और वो जगह कौन-कौन सी है? शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जूनागढ़, सोपारा, धौली, जौगढ़, अर्रागुडी, यर्रागुडी, यर्रागुडी। ये हमारे 8 जगह है जहाँ से हमारे 14 बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बात करें पृथक कलिंग विज्ञापन की, या पृथक कलिंग प्रज्ञापन की बात करें तो अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में 14 है टोटल, जिसमें 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग आक्रमण या युद्ध की जानकारी मिलती है और इस सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। बस सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है कौन सा 13वां शिलालेख, जिससे हमारे क्या अशोक के कलिंग आक्रमण की और युद्ध की जानकारी मिलती है। धौली या और जौगढ़ के अभिलेख की बात करें तो अशोक ने धौली और जौगढ़ से मिले अभिलेखों में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। धौली या जौगढ़ के शिलालेखों अभिलेखों में क्या है, अशोक ने क्या बताया सारी की सारी प्रजा क्या उनकी संतान के समान है, जो उनके दम नीति का मूल सिद्धांत था। फिर बात करें अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में बात करें, तो जानकारी की बात करें तो अशोक के लघु शिलालेखों से में क्या अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, आप इसे याद रखेंगे। अशोक के जो लघु शिलालेख थे उसमें क्या अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, जैसे उनका नाम क्या था, बौद्ध धर्म से उनका क्या संबंध था, इस प्रकार की जानकारी मिलती है लघु शिलालेखों से। अब बात करें खास-खास, वैसे तो बहुत सारे लघु शिलालेख थे, लेकिन खास-खास जो लघु शिलालेख थे उनके बारे में देखें। जैसे एक हमारे पास मस्की अभिलेख, ये हमारे कहाँ कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, तो ये अशोक का लघु शिलालेख है। मस्की अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और वो नाम क्या है, देव नाम प्रिय पियदसी अशोक, ऐसा नाम मिलता है। अशोक नाम है, आगे क्या देव नाम प्रिय भी है, तो देव नाम प्रिय पियदसी अशोक ये शब्द मिलते हैं मेरे कहाँ पे मस्की अभिलेख में। ये हमारे भारत के कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ कौन सा मस्की अभिलेख। दूसरा हमारा आता है गुर्जरा अभिलेख, ये कहाँ हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ कौन सा गुर्जरा अभिलेख। तो ये अशोक का लघु शिलालेख है। अशोक का क्या है ये लघु शिलालेख कौन सा गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ये अशोक का लघु शिलालेख है। गुर्जरा अभिलेख में भी क्या अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और सेम टू सेम यही लाइन है, देव नाम प्रिय पियदसी अशोक। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के गुर्जरा नामक स्थान से ये हमें प्राप्त हुआ है। फिर उदयगोलम अभिलेख जो हमारे कर्नाटक से प्राप्त हुआ उसकी बात करें तो अशोक का लघु शिलालेख है और उदयगोलम अभिलेख में क्या अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में भी क्या अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के क्या कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के उदयगोलम नामक जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है हमारे कौन सा उदयगोलम अभिलेख। एक अभिलेख है हमारा कौन सा नेट्टूर अभिलेख जो हमारे कर्नाटक से प्राप्त हुआ। नेट्टूर अभिलेख की बात करें तो ये अशोक का लघु शिलालेख है। नेट्टूर अभिलेख में भी हमारे अशोक का नाम मिलता है, इसमें क्या हमारे अशोक का नाम मिलता है और ये भारत के कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ कौन सा नेट्टूर अभिलेख। फिर आता है हमारा अगला अभिलेख ब्रह्मगिरी अभिलेख, जो हमारे क्या है कर्नाटक से प्राप्त हुआ कौन सा ब्रह्मगिरी अभिलेख। तो ये हमारे अशोक का दूसरा लघु शिलालेख है, आप इसे याद रखेंगे। अशोक का दूसरा लघु शिलालेख कौन सा हमारा ब्रह्मगिरी का अभिलेख, जो हमारे क्या कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी अभिलेख में धम्म का सार मिलता है, क्या धम्म का सार मिलता है, धम्म की नीति के बारे में, धम्म की आचार संहिता के बारे में पता चलता है किससे, ब्रह्मगिरी के अभिलेख से। फिर आता है अगला अभिलेख हमारा सिद्धपुर अभिलेख, जो हमारे कर्नाटक से प्राप्त हुआ कौन सा सिद्धपुर अभिलेख, क्या अशोक का दूसरा लघु शिलालेख है। सिद्धपुर अभिलेख हमारे भारतीय कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के सिद्धपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के सिद्धपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ कौन सा सिद्धपुर अभिलेख। और सिद्धपुर अभिलेख में भी हमारे धम्म का सार मिलता है। फिर आता है हमारे जतिंग रामेश्वर अभिलेख, जो हमारे कर्नाटक से प्राप्त हुआ कौन सा जतिंग रामेश्वर अभिलेख की बात करें तो ये हमारे अशोक का द्वितीय लघु शिलालेख है। जतिंग रामेश्वर अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य के चित्तलदुर्ग या चित्तलदुर्ग जिले के जतिंग रामेश्वर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और यहाँ से भी हमें क्या दम का सार मिलता है। तो वैसे तो हमारे लघु शिलालेख बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख कौन कौन से, मस्की अभिलेख कर्नाटका, गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश,
उदयगोलम अभिलेख कर्नाटका, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटका, ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटका, सिद्धपुर अभिलेख कर्नाटका, जतिंग रामेश्वर अभिलेख कर्नाटका। तुम्हारे ये लघु शिलालेख थे। अब स्तंभ लेखों की बात करते हैं। तो अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की बात करेंगे, फिर लघु स्तंभ लेखों की बात करेंगे। पहले बृहत स्तंभ लेखों की बात करें। बात करें संख्या की, तो हमारे अशोक के बृहत स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। आप इसे याद रखें, कितने हैं? 7 है। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए? ये हमारे 6 स्थानों से प्राप्त हुए बृहत स्तंभ लेख। बात करें खास बृहद स्तंभ लेखों की, तो वो कौन कौन से, उनकी बात करें। पहला अभिलेख आता है कौन सा? प्रयाग अभिलेख या प्रयाग अभिलेख, जो हमारे प्रयाग उत्तर प्रदेश में है। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ मूल रूप से क्या है? कौशाम्बी में था। जब ये पहली बार बनाया गया था तो ये कहाँ था? कौशाम्बी में था। आप इसे याद रखेंगे। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, तो ये प्रशस्ति अभिलेख मूल रूप से कहाँ? कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे क्या? प्रयाग, मतलब जो उस समय इलाहाबाद था उत्तर प्रदेश में, वहां स्थापित करवाया था। अब तो इसे क्या? प्रयागराज कहा जाता है। तो वहां पे स्थापित किया इसने करवाया अकबर ने। इससे पहले कहा था? कौशाम्बी में। और इस स्तंभ पर बहुत सारे अभिलेख लिखे हैं, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे इस पे अभिलेख लिखे हैं, जो इसकी ऐतिहासिक महत्वता को दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा कि इस पे अलग अलग राजाओं ने या अलग अलग लोगों ने इस पे लेख लिखे थे। जैसे इस पे क्या क्या लिखा हुआ बात करें। इसमें हमारा अशोक का अभिलेख है। एक तो हमारे क्या है? अशोक का अभिलेख है। एक हमारे क्या? रानी का अभिलेख है, जो हमारे कौरवी और तीवर से संबंधित है। उनकी जानकारी मिलती है किससे? रानी के अभिलेख से। आप ये समझेंगे, जैसे इस प्रकार का एक बृहत स्तंभ लेख है, तो शुरू में तो हमारे क्या है? एक यहाँ से यहाँ तक क्या? अशोक के बारे में लिखा गया है। फिर क्या? रानी का अभिलेख, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या? रानी का अभिलेख है, जिसमें हमारे कौरव के तीवर के बारे में लिखा है। तो जैसे-जैसे राजा आते हैं, ऊपर की साइड लिखते जाते हैं। तीसरा हमारे क्या? रहस्यण का अभिलेख है, जिसमें क्या? हमारे समुद्रगुप्त की जो जानकारी है, उसके बारे में पता चलता है। या हमारे के कौरव के तीवर के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ अशोक के बारे में जानकारी। इसके ऊपर हमारे क्या है? हमारे बीरबल का अभिलेख है, जो बीरबल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद क्या? हमारे जहांगीर का अभिलेख है। तो इस तरह हमारे क्या? जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें हमारे इस प्रकार राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे क्या? फिर हरिशरण का अभिलेख है, जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। फिर बीरबल का अभिलेख, और फिर लास्ट में हमारे क्या? जहांगीर का अभिलेख है। और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब इस तरह से बढ़ रहे हैं। नीचे हमारे अशोक का, और सबसे ऊपर क्या? जहांगीर का अभिलेख लिखा गया है। इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा अभिलेख आता है कौन सा हमारा? जो स्तंभ लेख की बात करें, वृहद स्तंभ लेख, ये था हमारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। कौन सा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जो कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हम पहले हरियाणा राज्य के अंबाला जिले के टोपरा नामक स्थित था। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये पहले हरियाणा राज्य के जो अम्बाला जिला है, वहां के टोपरा नामक जगह पे था। मध्यकालीन शासक थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने क्या है? वहां से उठाया इसे और दिल्ली में स्थापित करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। और ये एकमात्र स्तंभ लेख है। ये क्या? हमारे एकमात्र स्तंभ लेख है, जिस पर अशोक के पूरे 7 अभिलेख लिखे गए हैं। क्या है? हमारे पूरे के पूरे 7 अभिलेख लिखे गए हैं, तो एकमात्र ये स्तंभ है। बात करें इसके 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। इसके क्या? 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। फिर बात करें दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की। क्या? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें, इससे पहले पिछला था हमारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, अब आता है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो इसमें क्या है? पहला तो बात आती है, अब कहाँ है? दूसरा बात आती है, लाया कहाँ से गया था। कि जैसे हमारे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था, तो उसकी बात करें तो अब वर्तमान में तो दिल्ली में है, लेकिन लाए कहाँ से? टोपरा से थे। तो वैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की बात करें तो हमारे हब कहाँ है? दिल्ली में। और लाए कहाँ से थे? मेरठ से। बात करें इसकी, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले ये मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में था। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसे भी दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो हमारे दिल्ली टोपरा को भी और दिल्ली मेरठ को भी, तो इन दोनों स्तंभ बृहत स्तंभ लेखों को हमारे दिल्ली में स्थापित करवाया था। फिर लोरिया अर्राज हमारे बिहार के अंदर है। ये बिहार में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। लोरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार में, ये बिहार में स्थित है। और यहाँ इस पे क्या है? सुंदर सा एक शेर बना हुआ है। किस पे? लोरिया नंदनगढ़ बिहार वाले स्तंभ लेख में। रामपुरवा बिहार की बात करें तो ये बिहार में स्थित है। और इस पे हमारा शेर शीर्ष पे और एक बैल शीर्ष मिलता है। इस पे क्या है? एक शेर और एक बैल मिलता है। किसमें? रामपुरवा बिहार में। तो इस तरह आपने देखा, जो वृहत स्तंभ लेख थे वो कौन कौन से? एक तो हमारा दिल्ली प्रयाग प्रशस्ति है, फिर आता हमारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, फिर आता हमारा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, तीनों के तीनों बिहार में। अब बात करेंगे अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में। अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में बात करें, सबसे पहले जानकारी की बात करें, तो अशोक के लघु स्तंभ लेखों में अशोक की जो राजनीतिक घोषणाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के जो लघु स्तंभ लेख है उनमें किसकी जानकारी मिलती है? अशोक की जो राजनीतिक घोषणाएं होती थी उनकी जानकारी मिलती है।
प्रमुख रूप से देखें तो प्रमुख स्तंभ लेख कौन-कौन से हैं? जो लघु स्तंभ लेख है उनकी बात करें। पहला आता है हमारा सबसे खास रुमिनदेई स्तंभ लेख। कौन-सा? रुमिनदेई स्तंभ लेख की बात करें। फिर अशोका लघु स्तंभ लेख है। रुमिनदेई स्तंभ लेख नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी में स्थित हमारे रुमिनदेई स्तंभ लेख। इससे क्या मौर्य काल की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है। इसमें क्या है हमारे मौर्य काल की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है, विशेष रूप से किसकी? राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। लुम्बिनी मतलब नेपाल यात्रा के दौरान जब हमारे अशोक लुम्बिनी या नेपाल गए थे, तब अशोक ने क्या भू राजस्व को घटा के 1/6 से 1/8 को कर दिया था। मतलब 1/6 था जिसको घटा के कितना 1/8 कर दिया था। ये हमारे क्या रुमिनदेई स्तंभ लेख से पता चलता है। जिससे क्या बुद्ध के जन्म स्थान को विशेष सम्मान दिया गया था। मतलब उस स्थान पे क्या जो राजस्व था उसको घटा के कितना 1/8 कर दिया गया था। जिससे क्या हमारे अशोक का बुद्ध के जन्म स्थान को विशेष सम्मान दिया जाना समर्पित करता है। मतलब ये साबित करता है कि बुद्ध को हमारे जो अशोक थे वो बहुत ज्यादा सम्मान दिया करते थे। दूसरा हमारा स्तंभ लेख आता है कौन सा? सारनाथ स्तंभ लेख। ये हमारे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ जिले में हमारा सारनाथ स्तंभ लेख है। सारनाथ स्तंभ लेख की बात करें तो सारनाथ स्तंभ लेख में अशोक बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है। सारनाथ स्तंभ लेख में क्या है? अशोक क्या बौद्ध भिक्षुओं को चेतावनी देता है और क्या कहता है कि यदि किसी ने बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया, यदि किसी ने भी बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे दंडित किया जाएगा। और जेल रहने लायक स्थान नहीं है। उस समय की जेल के लिए कहा गया अशोक ने कि जेल क्या रहने लायक स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कैदी क्या सफेद या श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं और यह संघ की एकता पर बल देता है कि संघ को एक ढूंढ के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बौद्ध क्या है या फिर जब सामान्य व्यक्ति थे ये कोई भी सफेद कपड़े नहीं पहनते थे उस समय, अर्थात केसरिया या फिर अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे लेकिन सफेद नहीं पहनते थे। और अशोक कहते हैं यदि किसी ने भी बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया ना, यदि तो उसे क्या जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में क्या सफेद कपड़े पहनने को दिए जाएंगे और हमारे क्या जेल रहने लायक स्थान नहीं है। तीसरा आता है हमारे पास सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक स्थान से प्राप्त हुआ सांची स्तंभ लेख। तो सांची स्तंभ लेख में भी हमारे अशोक बौद्ध भिक्षुओं को यही चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि यदि किसी ने बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो उसे भी दंडित किया जाएगा और जेल क्या रहने लायक स्थान नहीं है। और हमारे क्या कैदी सफेद या श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं वहां पे। अब हम देखेंगे हमारे अशोक के गुहा लेख। जो हमारे केव एडिक्ट की बात करें तो अशोक ने कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने क्या कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था और उन पर लेख भी लिखवाए थे जिन्हें हम क्या गुहा लेख कहते हैं। बात करें प्रमुख गुफाओं की, एक थी हमारी गुफा कर्णसोपड़ गुफा, दूसरी सुदामा गुफा, तीसरी विश्व झोपड़ी गुफा। तीन गुफाएं थी कौन कौन सी? खास खास कर्णसोपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। उद्देश्य की बात करें तो अशोक ने उपरोक्त सभी गुफाओं का निर्माण किया जो हमारे आजीविक साधु थे उनके लिए कराया था, ताकि वे वर्षा ऋतु में वहां पर रह के अपनी तपस्या या साधना कर सके। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। जबकि अशोक क्या है हमारे बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन ये गुफाएं उन्होंने किसके लिए बनवाई थी? हमारे आजीविक साधुओं के लिए। अब बात करें अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी थी और लिपि कैसी थी। भाषा की बात करें तो अशोक के अभिलेख क्या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। किसमें? प्राकृत भाषा मतलब स्थानीय भाषा या फिर प्रादेशिक भाषा में लिखे गए थे, ताकि उनको क्या आम जनता आसानी से समझ सके। इसलिए क्या उनके अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। लिपियों की बात करें तो अशोक के अभिलेख क्या चार प्रमुख लिपियों में लिखे गए थे। कितनी? चार प्रमुख लिपियों में लिखे गए थे जो उनके साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार को दिखाता है। जैसे एक लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो भारत के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। और यह सर्वाधिक अभिलेखों में प्रयुक्त हुई भाषा है। लिपि है, भाषा नहीं। भाषा तो क्या प्राकृत भाषा है और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि है। दूसरी लिपि थी हमारी खरोष्टी लिपि, जो पश्चिम उत्तर भारत है, पाकिस्तान वाला एरिया है, उनमें अभिलेखों की में प्रयुक्त हुई जो लिपि है हमारी खरोष्टी लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। या दाएं से बाएं लिखी जाती है कौन सी? खरोष्टी लिपि। तीसरी लिपि आती है हमारी अरामैक। आरमैक लिपि की बात करें तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में या अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में ये आरमैक लिपि प्रयुक्त हुई थी, वहां काम में आई थी। चौथी बार ग्रीक या यूनानी लिपि की बात करें तो अफगानिस्तान क्षेत्र के अभिलेखों से प्राप्त हुई कौन सी? ग्रीक या यूनानी लिपि। तो हमारे क्या है आप इसे याद रखेंगे, अशोक के अभिलेख थे, उनकी भाषा तो प्राकृत भाषा थी और लिपियां चार थी। ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा, फिर खरोष्टी लिपि खास बात दाएं से बाएं लिखी जाती है, आर्मेक लिपि और ग्रीक या यूनानी लिपि। एक अभिलेख आता है हमारा कौन सा? कंधार अभिलेख, जिसे शरकुना अभिलेख भी कहते हैं। कंधार अभिलेख या शरकुना अभिलेख की बात करें तो कंधार अभिलेख को शरकुना अभिलेख कहा जाता है
और ये अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है, मतलब एक अभिलेख जिसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। हमारे ग्रीक और हमारे आर्मेक दोनों लिपियाँ में इसमें क्या बातें लिखी गई और ये उसकी क्या पश्चिमी सीमाओं पर रहने वाले लोगों के लिए था। क्या? दोनों लिपियों के अंदर इसमें क्या जो उनकी अशोक की बातें लिखी गई है और ये हमारे कौन-सा कंधार अभिलेख है, जिसे सरकुना अभिलेख भी कहते हैं। अब बात करें अशोक के अभिलेख की खोज किसने की और अशोक के जो अभिलेख थे उनको किसने पढ़ा? खोज की बात करें तो 1750 ईस्वी में। कब? 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। किसने? टेफेंथलर ने क्या किया? अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। पढ़ने की बात करें तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने क्या 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, जिससे हमारे मौर्य इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां सबके सामने आई थी। किसकी? मौर्य इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी सामने आई थी। किसके बाद? 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। फिर डी आर भंडारकर की बात करें तो डी आर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पे डी आर भंडारकर ने क्या किया? अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था, जो अभिलेखों की प्रामाणिकता और ऐतिहासिक महत्व दिखाता है। अब हम देखेंगे हमारे मौर्यकालीन जो कला है, मौर्यकाल की जो कला है उसके बारे में देखें। मौर्यकालीन कला कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बाँट के हम पढ़ते हैं। कितने? 2 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। एक तो हमारे संरक्षित कला, जिनको मतलब राजा के द्वारा संरक्षण दिया गया था। दूसरा हमारी लोक कला। संरक्षित कला या राजकीय कला की बात करें, ये हमारे शाही संरक्षण में विकसित हुई कला थी। ये कौन-सी कला थी हमारी? शाही संरक्षण में विकसित हुई कला थी। दूसरी लोक कला थी, तो ये आम लोगों के द्वारा विकसित कला थी। कौन-सी? लोक कला। पहली आती है संरक्षित कला, जिसे राजकीय कला भी कहते हैं। राजकीय कला को भी 4 भागों में बाँटा गया है। राजकीय कला को भी क्या 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं महल। कौन से? महल की बात करें। जैसे हमारे बुलंदी बाग का महल आता है, तो बुलंदी बाग जो हमारे वर्तमान में बिहार के पाटलिपुत्र या पटना में स्थित है। वहाँ से क्या बुलंदी बाग से हमारे लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय हमारे क्या लकड़ी के महल बनाए गए थे। किसके? लकड़ी के महल बनाए गए थे, जो मौर्यकालीन भव्यता को दिखाता है कि उस समय लकड़ी के महल कितने भव्य रहे होंगे। दूसरे महल आते हैं हमारे कुम्भरहार। कुम्भरहार नामक स्थान की बात करें तो भारत के बिहार राज्य के पटना में स्थित है हमारे कुम्भरहार। वहां से राजप्रसाद मतलब राजसी महल के साक्ष्य मिलते हैं, राजा के महल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कुम्भरहार नामक जगह से, जो हमारे क्या पटना में है। बात करें हमारे जो मौर्यकालीन जो महल थे, उनकी प्रशंसा की थी किसने? यूनानी इतिहासकारों ने। बात करें उनकी, तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और स्ट्रेबो ने यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के जो महल थे और नगर नियोजन थी, इसकी प्रशंसा की थी। यूनानी इतिहासकार जो एरियन थे, यूनानी इतिहासकार एरियन ने पाटलिपुत्र के महलों को सुसार एकवितना के जो महल थे, उनसे भी ज्यादा सुंदर बताया था। जबकि दुनिया में हमारे सुसार एकवितना के महल थे, उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा होती थी। लेकिन हमारे एरियन ने उससे भी ऊपर बताया था हमारे किसके? पाटलिपुत्र के महलों को, जो लकड़ी के बनाए गए थे। आपसे याद रखें कौन-कौन सी जगह से? हमारे एक तो कुम्हरहार और बुलंदी बाग के महल, जो हमारे लकड़ी के बनाए गए थे, काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। चीनी यात्री फाहियान ने क्या कहा? तो चीनी यात्री फाहियान के अनुसार देखें तो ऐसे जो हमारे पाटलिपुत्र के महलों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता या फिर दानव कर सकते हैं। मतलब इंसानों की बस की बात नहीं है। जो उनकी असाधारण भव्यता को दिखाता है कि लोगों आम आदमी की बस की नहीं है कि ऐसे महल बना सके। तो हमारे किसने कहा था? चीनी यात्री फाहियान ने इनके बारे में ऐसा कहा था। अब दूसरा आता है स्तूप। हम राजकीय कला की बात करें, राजा के द्वारा संरक्षित कला की बात करें, तो हमने पहले महल देखे, अब स्तूप देखते हैं। तो स्तूप हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। स्तूप क्या होता है? हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है, जिसका मतलब क्या होता है? ढेर। स्तूप का मतलब क्या होता है? ढेर। और इसका पहला उल्लेख हमारे कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। स्तूप का पहला उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। बात करें अशोक के द्वारा निर्मित स्तूपों की बात करें, तो अशोक के द्वारा निर्मित की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हमारे किसने? अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो उसके बौद्ध धर्म के प्रति उनकी जो गहरी आस्था थी उसके बारे में दिखाता है कि बौद्ध धर्म के प्रति उनकी जो गहरी आस्था थी, इसी वजह से अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब बात करें अशोक के कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्तूप थे। जैसे पहला स्तूप आता है हमारे सारनाथ के अंदर उत्तर प्रदेश में, धर्मराजी का स्तूप है। ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में सारनाथ में स्थित है। जो हमारे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा कौन-सा है? ये वाला नीचे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा तो इसका टूट गया है या फिर बिखर गया है, लेकिन नीचे के हिस्से से हमें साफ-साफ पता चलता है धर्मराजी का स्तूप। तो मतलब आप ये वैसे कैसे रहा होगा? जब इस तरह से रहा होगा, जब ये भव्य रहा होगा तब इस तरह का स्तूप रहा होगा। लेकिन क्या है इसमें ऊपर का हिस्सा तो टूट गया, लेकिन अब नीचे का हिस्सा ही रह गया है। दूसरा स्तूप आता है कौन सा? धर्मराज जी का स्तूप।
कौन-सा? तक्षशिला उत्तर प्रदेश का। तक्षशिला उत्तर प्रदेश का है धर्मराज जी का स्तूप। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के तक्षशिला में स्थित है और ये भी आप देख सकते हैं ये स्तूप भी हमारे जो वास्तव में बना होगा तब इस तरह का रहा होगा। लेकिन क्या समय के साथ इसमें क्या अपरदन होता गया और जो चीज़ें हटती गई और लास्ट में इसी तरह का रह गया है। लेकिन शुरू में आप सोच सकते हैं कितना भव्य रहा होगा। हमारा कौन-सा? धर्मराज जी का स्तूप 2 जगह है, एक तो हमारा सारनाथ उत्तर प्रदेश में, दूसरा तक्षशिला उत्तर प्रदेश में। ये दोनों के दोनों हमारे किसने? अशोक ने बनवाए थे। तीसरा सबसे खास कौन-सा? सांची स्तूप, जो हमारे कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश में सांची नामक जगह है, वहाँ पे सांची स्तूप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सांची स्तूप की बात करें, तो सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक नगर के पास एक पहाड़ी पे बना हुआ है। कहाँ पे? एक पहाड़ी पे बना हुआ है, कौन-सा? सांची स्तूप। और ये कैसा? एक शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप किसे कहते हैं? जिसमें हमारे भगवान बुद्ध के शरीर के अंग जैसे हमारे दाँत, नाक, खून, बाल या कोई न कोई अंश जो हमारे इसके अंदर रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक स्तूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण हमारे मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। बाद में हमारे शुंग वंश के शासन काल में सांची स्तूप का विस्तार हुआ था। मतलब शुरुआत में तो केवल जो मौर्य काल के अंदर तो केवल एक गोला बनाया गया था। क्या? अंड का निर्माण किया गया था किसमें? हमारे मौर्य काल के अंदर। लेकिन शुंग वंश के काल में हमारे इसके बाहर के जैसे तोरण है, प्रदक्षिणा पथ है, सीढ़ियाँ हैं अ, तो ये ऊपर के ये सब चीज़ें अलंकरण वाली चीज़ें हैं, ये सब हमारे क्या शुंग वंश के शासन काल में सांची के स्तूप में बनवाई गई थी। सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप अपने सुंदर तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं, ये हमारे क्या तोरण द्वार है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से तो आप समझ नहीं पाएँगे, लेकिन आप वास्तव में जब देखेंगे इन तोरण द्वारों को, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को मिलेंगे। तो सांची का स्तूप क्या है? अपने तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप की बात करें, सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ और प्रतीकों का चित्रांकन किया गया है। किसका? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का और प्रतीकों का चित्रांकन किया है कहाँ पे? सांची के स्तूप के तोरण द्वार पे। फिर सांची स्तूप के तोरण द्वार पे भगवान बुद्ध की जो दैनिक जीवन की शिक्षाएँ हैं, घटनाएँ हैं, उनको भी अंकित किया गया है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जातक कथाएँ कहते हैं। किनको? हमारी जो जातक कथाएँ होती हैं, वो हमारे क्या तोरण द्वार पे भगवान बुद्ध की दैनिक जीवन की घटनाएँ, उनको अंकित किया गया है। अब बात करें स्तूप की विशेषताओं की, जो हमारा सांची का स्तूप है इसकी विशेषताएँ देखें, तो सबसे पहले तो देखिए एक अंड है, तो अंड के बारे में हमने बताया था, जो मौर्य काल के अंदर बना था, ये हमारे बीचों-बीच क्या है? ये अंड है, बीचों-बीच बनाया था, ये हमारा क्या था? अंड था। ये क्या है? अंड की विशेषता है। तो हम इन सब के बारे में देखेंगे, तो अंड क्या होता है? या अंडा क्या होता है? एक अर्धगोलाकार टीला होता है। अंड या अंडा क्या होता है? एक अर्धगोलाकार टीला होता है, जो ब्रह्मांडीय मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? ब्रह्मांडीय मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। फिर होती है हमारी हर्मिका। फिर क्या होती है? हर्मिका। हर्मिका क्या होती है? अंडे के ऊपर एक चौकोर रेलिंग होती है। अंडे के ऊपर क्या है? चौकोर रेलिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं। जिसे हमारे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? देवताओं का निवास स्थान। फिर आता है हमारा छत्र। तो हर्मिका के ऊपर एक छतरी जैसी संरचना होती है, जो उच्च पद का प्रतीक होती है और अवशेषों का सम्मान करती है। यह हमारे छत्र। छत्र की बात करें तो ये हमारे छत्र है। इसमें चित्र में 3 छत्र बने हुए हैं। तो हर्मिका के ऊपर क्या है? हर्मिका जो जाली होती है, रेलिंग होती है, इसके ऊपर छतरी जैसी संरचना होती है, जो हमारे उच्च पद का प्रतीक होती है और अवशेषों का सम्मान करती है। इसके बाद आते हैं हमारी कौन-सी? यष्टि। यष्टि की बात करें तो छत्र का समर्थन करने वाला जो केंद्रीय स्तंभ होता है, छत्र को सँभालने के लिए एक केंद्रीय स्तंभ लगाया जाता है, उसे यष्टि कहते हैं। तो चित्र में भी आप यष्टि को देख सकते हैं। तो हमारी ये कुछ संरचनाएँ हैं हमारे सांची के स्तूप के अंदर। फिर आती है हमारी मेढी। मेढी की बात करें तो परिक्रमा के लिए आधार पर एक गोलाकार ऊपरी मंच बनाया जाता है। क्या? एक ऊपरी मंच बनाया जाता है जिसे मेढी कहते हैं। तो गो परिक्रमा के लिए चित्र में आप ये क्या यहाँ पे देख सकते हैं। उस चित्र में तो पता नहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन आप ये क्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली मेढी है। जिसमें क्या है इस अंड के चारों ओर क्या परिक्रमा करने के लिए काम आती है। थोड़ा-सा ऊँचा होता है ये। क्या थोड़ा-सा ऊँचा होता है, सीढ़ियों से आप इससे ऊपर जाएँगे। ये होती है हमारी कौन-सी? मेढी। परिक्रमा के लिए आधार पर एक गोलाकार ऊँचा मंच होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेढी। तोरण की बात करें चारों दिशाओं में 4 विस्तृत नक्काशीदार द्वार होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। जो हमारे भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के चित्रों को दिखाते हैं। तो इसमें हमारे क्या है? ये तोरण है। आप इसे याद रखें, ऊपरी प्रदक्षिणा पथ ये है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेढी कहते हैं। फिर वेदिका की बात करें, तो वेदिका क्या है? स्तूप को घेरने वाले एक पत्थर की रेलिंग होती है। क्या? स्तूप को घेरने वाली एक पत्थर की रेलिंग होती है, जो पवित्र स्थान को सीमांकित करती है। और ये नीचे वाली क्या है हमारी ये? नीचे वाली लाइन दिख रही है ये वाली? ये हमारी क्या है? वेदिका है। जो स्तूप को घेरने वाली एक पत्थर की रेलिंग होती है, जो क्या पवित्र स्थान को सीमांकित करती है कि इसके अंदर-अंदर पूरा स्थान क्या पवित्र है। बात करें प्रदक्षिणा पथ की,
तो भक्तों के लिए स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमने के लिए चलने का एक परिक्रमा पथ होता है, जो इसे हम क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तोरणों पर क्या जटिल नक्काशीदार प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है। या तोरणों पर जो जटिल नक्काशी है, ये हमारी क्या मानी जाती है, प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है। जो हमारे प्राचीन कला रूपों या जो हमारे प्राचीन कला रूपों और आध्यात्मिक प्रशंसाओं प्रथाएं थी, उनमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस शुरुआत में जो प्राचीन की कला रूप कैसे थे और आध्यात्मिक प्रथाएं कैसी थी, इन सब के बारे में जानकारी देती कौन, हमारे तोरण। बात करें स्तूपों की, तो स्तूप कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करें। तो स्तूपों के प्रकार की बात करें तो स्तूपों को उनके उद्देश्य और सामग्री के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। मतलब चार प्रकार के हो सकते हैं हमारे स्तूप, और किस आधार पे, उनके उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य के आधार पर बनाए गए और उनमें कौन कौन सी सामग्री काम में ली गई, इस आधार पर हमारे स्तूप चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे कौन से, शारीरिक स्तूप। बात करें दुनिया में हमारे शारीरिक स्तूपों की संख्या कितनी है, 9। आप इसे याद रखेंगे, 9 है हमारे टोटल शारीरिक स्तूपों की संख्या, 8 प्लस 1। इसमें हमारे भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है, जैसे हमारे दांत है, हड्डी है, ये हमारी जो अवशेष है, तो ये रखे जाते हैं किसमें, शारीरिक स्तूप में। जिन स्तूपों को भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया है, उन स्तूपों को हम क्या कहते हैं, शारीरिक स्तूप कहते हैं, जैसे हमारे सांची का स्तूप था मध्य प्रदेश का। दूसरा स्तूप होता है हमारे कौन से, पारिभौतिक स्तूप। या पारिभौतिक स्तूप की बात करें, ऑब्जेक्ट स्तूपा की, तो पारिभौतिक स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, या भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र है, बुद्ध के कपड़े हैं, इनको रखा जाता है। तीसरा स्तूप आता है हमारा कौन सा, उद्देशिका स्तूप। तीसरा स्तूप कौन सा हमारा, उद्देशिका स्तूप की बात करें, तो उद्देशिका स्तूपों का निर्माण भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित जो हमारे स्थान है, घटनाएं हैं, उन पे किया जाता है। जिनका निर्माण क्या है, हमारे गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है, घटनाएं, वहां पे किया जाता है। जैसे हमारा उनके जन्म से संबंधित, संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति से संबंधित, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहले उपदेश से संबंधित, निर्माण मतलब मृत्यु से संबंधित, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, वहां पे स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्देशिका स्तूप कहते हैं। अर्थात भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित स्थानों या फिर घटनाओं पर बनाए गए स्तूपों को हमारे उद्देशिका स्तूप कहते हैं। चौथा कौन सा होता है हमारा, पूजार्थक स्तूप। चौथा कौन सा होता है हमारा, पूजार्थक स्तूप है, सिंबॉलिक स्तूपा। पूजार्थक स्तूप आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। पूजार्थक स्तूप की बात करें तो आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में देखें तो विभिन्न कालों के जो स्तूप है उनके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे एक स्तूप हमारे कौन सा, उत्तर प्रदेश का पिपरवा स्तूप। पिपरवा स्तूप की बात करें तो पिपरवा स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा नामक गांव में। कौन सा, पिपरवा स्तूप। ये सबसे प्राचीन स्तूप है, मतलब प्राचीनतम स्तूपों की बात करें, सबसे पुराने स्तूपों में से एक कौन सा, हमारा पिपरवा स्तूप। पिपरवा स्तूप से भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं ये स्तूप है, और ये किसी समय पे इतना बड़ा रहा होगा। ये स्तूप क्या है, इतना बड़ा रहा होगा, लेकिन वर्तमान में केवल इतना सा ही रह गया, अवशेष ही रह गए हैं स्तूप के। तो ये पुराना मतलब सबसे पुराने स्तूपों में से एक था कौन सा, हमारा पिपरवा स्तूप, जो कहा हमारे उत्तर प्रदेश में है। अब हम देखेंगे दूसरा स्तूप, जो हमारा कौन सा, भरूच का स्तूप, जो हमारे कहा मध्य प्रदेश में, उसकी बात करें भरूच के स्तूप की। तो भरूच स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के भरूच गांव में। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भरूच का स्तूप है। वास्तव में जब ये रहा होगा तब इस प्रकार रहा होगा, और वर्तमान में क्या है, इस तरह के केवल अवशेष ही रह गए। इस चित्र में आप इन दोनों को तुलना करके देख सकते हैं, भरूच के स्तूप को। तो इसमें भी हमारे क्या है, इसमें भी भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। हाँ, इसमें भी हमारे नीचे क्या है, भगवान बुद्ध के अवशेष इसके अंदर डाले हुए हैं, आप इसे याद रखेंगे। तो शुरुआत में जब बना होगा तब तो इतना बड़ा होगा, लेकिन वर्तमान में केवल इसके अवशेष ही रह गए हैं। तो ये हमारा दूसरा सबसे प्राचीन स्तूप है, मतलब दूसरा प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, भरूच का स्तूप। सबसे पुराना तो हमारा पिपरवा का स्तूप है, दूसरा हमारा क्या है, भरूच का स्तूप। तीसरा देखते हैं हम कौन सा, धम्मेक स्तूप। ये हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कौन सा, धम्मेक स्तूप कहाँ है, हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो धम्मेक स्तूप भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में, वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। ये हमारा धम्मेक स्तूप आप चित्र में देख सकते हैं। ये हमारे क्या गुप्त कालीन स्तूप है, ये हमारे क्या मौर्य काल के बाद गुप्त काल में बनाया हुआ स्तूप है। और ये किससे बना हुआ है, ईंटों से निर्मित स्तूप है। किससे निर्मित है, ये ईंटों से निर्मित स्तूप हमारा कौन सा, धम्मेक का स्तूप। धम्मेक स्तूप एक साधारण स्तूप है, और ये क्या हमारा एक मेदी मतलब प्लेटफॉर्म रहित स्तूप है, इसमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। धार्मिक स्तूप को हमारे धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ बुद्ध ने क्या है, अपना पहला उपदेश दिया था। अगला स्तूप आता है हमारा कौन सा, अमरावती स्तूप।
अमरावती स्तूप की बात करें तो हमारे आंध्र प्रदेश में, क्या हमारे अमरावती स्तूप क्या हमारे आंध्र प्रदेश में। अमरावती स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में, कहा, अमरावती गांव में स्थित है। यह मार्बल पत्थर से निर्मित स्तूप है। ये क्या हमारे मार्बल पत्थर से निर्मित स्तूप है, जो अपने सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। क्या सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। अमरावती स्तूप क्या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। क्या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का हमारे अमरावती स्तूप। और इसका निर्माण हमारे व्यापार संघ और श्रेणियों के प्रमुखों ने, कि व्यापार संघ या फिर श्रेणियों के जो हेड थे उन्होंने करवाया था, जो उस समय व्यापारिक समुदायों की संपन्नता को दिखाता है। चित्र में आप यह हमारे अमरावती स्तूप को देख सकते हैं, जो हमारे क्या संगमरमर से बना हुआ स्तूप है, मतलब मार्बल से बना हुआ स्तूप है। अब हम देखेंगे तीसरा, जो हम देख रहे थे हमारे मौर्यकालीन कला और प्रशासन के बारे में देखेंगे। तो हमने क्या राजकीय जो कला थी वो देख रहे थे, तो हमने स्तूप देख लिए और महल देख लिए। अब तीसरा हमारे स्तंभ आएंगे। तीसरे बात करें स्तंभ की बात करेंगे, थोड़ी सी हेडिंग थी इसके अंदर, मौर्य प्रशासन की 322 से 185 तक था। ये न केवल अपने विस्तार और राजनीतिक एकीकरण के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी समृद्ध कलात्मक और प्रशासनिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब तीसरा हम देखेंगे, जो राजकीय प्रशासन की बात करें, राजकीय संरक्षण के अंदर जो कला पनपी थी मौर्य काल के अंदर, तीसरा आता है हमारा कौन सा, स्तंभ, मतलब मौर्यकालीन स्तंभों की बात करेंगे। तो मौर्यकालीन स्तंभ क्या भारतीय कला और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं, जो अपने भव्यता और चिकनाई और पशु शीर्षों के लिए प्रसिद्ध है। जो अपनी भव्यता, चिकनाई और पशु शीर्षों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इनकी, स्तंभ पर सबसे पहले देखेंगे स्तंभों के मुख्य भाग। चित्र में आप स्तंभ के मुख्य भाग देख सकते हैं। सबसे पहले नीचे क्या होता है, यष्टि होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, यष्टि होता है। फिर घंटाकृति की बात करें, उल्टा कमल, जैसे घंटाकृति की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, उल्टा कमल कहते हैं। फिर एक चौकी होती है, चौकी को हम क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। और अबेकस के ऊपर एक पशु आकृति होती है। आप इस चित्र को याद रखेंगे। सबसे नीचे यष्टि होती है, फिर घंटाकृति मतलब उल्टा कमल होता है, फिर अबेकस होता है, फिर पशु आकृति होती है। सबसे पहले क्या है, यष्टि आती है सबसे नीचे। तो ये स्तंभ का सबसे लंबा और मुख्य भाग होता है, जिस पे क्या है, हमारे पूरा का पूरा स्तंभ टिका होता है। यह आमतौर पे एक ही पत्थर मतलब एकाश्म को काट के बनाया जाता है। और ये नीचे से ऊपर की ओर थोड़ा पतला होता जाता है। नीचे तो बड़ा होता है, ऊपर की साइड पतला हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेपरिंग कहते हैं। टेपर करते हुए क्या, ऊपर का हिस्सा पतला, नीचे का हिस्सा मोटा होता है। और इसकी सतह को अत्यंत चिकना और चमकदार बनाया जाता है, जिसे क्या हमारे मौर्य पॉलिश के नाम से जाना जाता है। कि मौर्य टाइम पे पॉलिश की जाती थी वो हमारी क्या, सबसे ज्यादा कहाँ होती थी, यष्टि के ऊपर। फिर इसके बाद आता आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। तो कुछ स्तंभों में आधार होता था, लेकिन कई सीधे सीधे जमीन पे स्थापित कर दिए जाते थे। मतलब कईयों में तो क्या आधार बनाते थे, फिर उसके ऊपर क्या है हमारे ये यष्टि को लगाते थे। लेकिन कईयों में होते थे और कईयों में नहीं भी हो सकते हैं। जिन स्तंभों में आधार होता है वह अक्सर क्या चबूतरे जैसा आधार बनाया जाता है। फिर शीर्ष आता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल की बात करें, जिसे हम क्या कहें, शीर्ष। तो इस स्तंभ का सबसे महत्वपूर्ण और अलंकृत भाग होता है शीर्ष। बात करें शीर्ष के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले घंटाकृति की बात करें, बेल शेप्ड कैपिटल की। तो शीर्ष का निचला भाग होता था, जो हमारे उल्टे कमल या घंटे के आकार का दिखाई देता है। जो हमारे क्या उल्टे कमल या फिर घंटे के आकार का दिखाई देता है। और ये संभवतः क्या हमारे फारसी अरेकमेडिक कला से प्रभावित है। जो फारसी कला है, अरे अकेमेडियन या अकेमेडिन मैनिड जो कला है उससे प्रभावित है। जो फारस की कला है उससे प्रभावित है घंटाकृति। क्यों? क्योंकि उनकी जो मूर्तियां हैं उसमें भी कमल, लेकिन वहां पे सीधा कमल मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ मौर्य काल के अंदर उल्टा कमल की प्रथा चली थी। फिर अबेकस की बात करें तो घंटे के आकार के ठीक ऊपर, जो घंटे के आकार के ठीक ऊपर एक चौकोर या गोलाकार चौकी होती है। और इस पर अक्सर क्या विभिन्न आकृतियां जैसे फूल, ज्यामितीय पैटर्न या छोटे छोटे पशु उकेरे जाते हैं। किसमें? हमारे अबेकस के ऊपर। तो पशु आकृति की बात करें, एनिमल फिगर की, तो अबेकस के ऊपर एक या अधिक जानवरों की मूर्तियां स्थापित की जाती है। अबेकस के ऊपर क्या एक या फिर अधिक जानवरों की मूर्तियां उकेरी जाती है। और ये मूर्ति हमारे शेर, हाथी, बैल, घोड़े इनकी हो सकती है। इन्हें क्या बहुत ही सजीव और प्रभावशाली ढंग से बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जीवित जानवर ही ऊपर बैठा हो। सारनाथ के अशोक स्तंभ का सिर, शीर्ष सबसे ज्यादा उदाहरण है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? हमारा सारनाथ स्तंभ का जो सिंह शीर्ष है, चार शेरों का जो शीर्ष है, जिसमें चार शेर एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हुए हैं, तो वो सब ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन जो स्तंभ है उनके बारे में एक एक करके देखते हैं, कौन कौन से स्तंभ सबसे ज्यादा फेमस है। तो प्रमुख जो हमारे मौर्यकालीन स्तंभ है उनकी बात करें, इसमें सबसे फेमस हमारे कौन सा, सारनाथ का स्तंभ, जो उत्तर प्रदेश से मिला है। उसकी बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के सारनाथ से मिला है। कौन सा? हमारा सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ पर स्थित
फलक पे 4 शेर बने हुए हैं और चारों के चारों दिशाओं की तरफ वो देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। सारनाथ स्तंभ के फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। सारनाथ स्तंभ के फलक पे क्या हमारे भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जैसे हमारे हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। चारों के चारों जो भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्ह हमारे इस स्तंभ लेख में मिलते हैं, स्तंभ के फलक पे मिलते हैं। शेर की बात करें, शेर भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि का प्रतीक है, आप इसे याद रखेंगे। शेर क्या भगवान बुद्ध की प्रसिद्धि का प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के फलक पर अशोक चक्र मिलता है, जिसमें हमारे क्या 32 तीलियां हैं, आप इसे याद रखेंगे। जो अशोक चक्र मिलता है उसमें क्या 32 तीलियां है। इसको आप उससे कंफ्यूज ना करें, जो हमारे जो झंडा है, झंडे के ऊपर हमारे 24 तीलियां होती है, लेकिन हमारे के जो सारनाथ का अशोक चक्र है उसमें कितनी 32 तीलियां हैं। अशोक चक्र की बात करें, अशोक चक्र को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सारनाथ स्तंभ की बात करें, सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध है। सारनाथ स्तंभ को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। दूसरा स्तंभ आता है हमारा सांची स्तंभ, जो सांची मध्य प्रदेश में है। सांची स्तंभ की बात करें तो सांची स्तंभ सबसे प्राचीन स्तंभ है। सांची स्तंभ से शेर की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देख सकते हैं आप चित्र में, शेर की प्रतिमा हमारे सांची के स्तंभ से प्राप्त हुई है और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की पंचायत सांची में स्थित है। कौन सा? सांची स्तंभ लेख। बात करें हमारे रामपुरवा स्तंभ की, रामपुरवा स्तंभ की बात करें, ये हमारे बिहार के अंदर है। रामपुरवा स्तंभ भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले में रामपुरवा गांव में। रामपुरवा से 2 मौर्यकालीन स्तंभ प्राप्त हुए। कितने? 2 मौर्यकालीन स्तंभ प्राप्त हुए, जिनमें से एक पर तो बैल की प्रतिमा है, दूसरे पर शेर की प्रतिमा है। तो आप बैल की प्रतिमा भी देख सकते हो और शेर की प्रतिमा भी देख सकते हो, दोनों के दोनों हमारे रामपुरवा बिहार से प्राप्त हुए हैं। फिर बात करें लोरिया नंदनगढ़ की, जो हमारे कहा बिहार के अंदर लोरिया नंदनगढ़ की बात करें स्तंभ की, तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ के ऊपर शेर की प्रतिमा है। परीक्षा में यही पूछा जाता है, जगह का नाम पूछते हैं और पूछते हैं जो हमारे स्तंभ है उसके ऊपर किसकी प्रतिमा है, और हमारे किसकी? शेर की प्रतिमा है हमारे लोरिया नंदनगढ़ में। तो भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में लोरिया नंदनगढ़ नामक स्थान पे स्थित है। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। इसमें हमारा शेर की आकृति बनी हुई है। सकिंसा स्तंभ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है परीक्षाओं के अंदर, सकिंसा स्तंभ की, उत्तर प्रदेश की। तो सकिंसा स्तंभ के ऊपर एक हाथी की प्रतिमा है। सकिंसा स्तंभ के ऊपर क्या? एक हाथी की प्रतिमा स्थित है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित सकिंसा नामक स्थान पे स्थित है। कौन सा? सकिंसा स्तंभ, उत्तर प्रदेश में। और इसमें क्या हमारे हाथी की प्रतिमा है। किसकी? हाथी की प्रतिमा है, लेकिन इसकी सूंड टूट चुकी है। फिर बात करें वैशाली स्तंभ की बात करें, जो हमारे क्या बिहार के अंदर है। वैशाली स्तंभ की बात करें, वैशाली स्तंभ भारत के बिहार राज्य के वैशाली जिले में वैशाली नामक स्थान से मिला है और वैशाली स्तंभ के ऊपर भी एक शेर की प्रतिमा है। सबसे ज्यादा फेवरेट परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला रुमिंदेई स्तंभ, रुमिंदेई स्तंभ हमारा लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। रुमिंदेई स्तंभ की बात करें तो इसके ऊपर घोड़े की प्रतिमा है। किसकी? घोड़े की प्रतिमा है। और ये क्या है हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट प्रश्न है परीक्षा में पूछा जाने वाला। ये हमारे नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। कौन सा? रुमिंदेई। अब हम देखेंगे अशोक के स्तंभ बनाम डेरियस के स्तंभ। डेरियस हमारे जो हमारी यूनानी था उसके स्तंभ की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि अशोक ने डेरियस के स्तंभों की कॉपी की है, लेकिन भारत के अंदर हम जानते हैं अशोक के स्तंभ क्या स्वतंत्र थे, देशी थे, हमारे खुद के थे। डेरियस के स्तंभों की कॉपी नहीं थे। तो इन तुलना करेंगे अशोक के स्तंभ की इनसे, डेरियस के स्तंभ से। तो कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल मानते हैं। क्यों? क्योंकि डेरियस की उपाधि भी देवनाम प्रिय हुआ करती थी और अशोक और डेरियस के 5 स्तंभ क्या पॉलिश युक्त है, मतलब दोनों के स्तंभ क्या पॉलिश युक्त है और दोनों को देवनाम प्रिय कहते थे। इसलिए उनको लगता था कि अशोक ने क्या जो हमारे डेरियस के स्तंभों की कॉपी की है। लेकिन वास्तव में अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं है, क्योंकि दोनों के स्तंभों में बहुत सारे अंतर है। बात करें अंतर की, कौन कौन से अंतर है? जैसे अशोक के स्तंभ की बात करें, यहाँ डेरियस के स्तंभ की बात करें। अशोक के स्तंभ क्या है? एकात्मक पत्थर, मतलब एक ही पत्थर से मिलके बने हुए हैं, कहीं भी जोड़ नहीं है। डेरियस के स्तंभ की बात करें तो डेरियस के स्तंभों का निर्माण अलग अलग पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है। अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित है, मतलब कहीं भी लगा दिया गया है, जो हमारे कहीं भी आधार लगाया और फिर स्तंभ लगा दिए गए। जबकि डेरियस के स्तंभ महल के भाग में या हिस्से में लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि जहां मन किया वहां लगा दिया। अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक के स्तंभ में अवांगमुखी महल, कमल, मतलब उल्टा कमल है वो है। इन्वर्टेड लोटस है, चित्र में आप इन्वर्टेड लोटस देख सकते हो। जबकि हमारा डेरियस के स्तंभ है उसमें सीधा कमल है, वो आप यहाँ देख सकते हो, कमल कैसा है? सीधा है। जबकि हमारा अशोक के स्तंभ में क्या उल्टा कमल है। बात करें हमारे अशोक के स्तंभ की, तो अशोक के स्तंभ क्या लेख युक्त है, मतलब उनपे कुछ न कुछ लिखा हुआ, उनपे कुछ न कुछ अभिलेख लिखे गए हैं। डेरियस के स्तंभ में लेख भी मतलब उनपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अभिलेख नहीं लिखे गए हैं।
अशोक के स्तंभ क्या सपाट सतह वाले होते हैं, मतलब इसमें उभार नहीं है, जबकि डेरियस के स्तंभ क्या नालीदार है, मतलब फ्लूटेड है। आपसे याद रखेंगे डेरियस के स्तंभ कैसे फ्लूटेड है, जबकि हमारे अशोक के स्तंभ कैसे सपाट है। चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारे डेरियस के स्तंभ कैसे नालीदार, यहाँ नालियां बनी हुई है। बात करें हमारे अशोक के स्तंभों की, तो अशोक के स्तंभों में पशुओं की आकृति बनी हुई है। अशोक के स्तंभों पर क्या पशुओं की आकृति बनी हुई है, जैसा कि आपने बहुत सारे पशु देख लिए थे। तो डेरियस के स्तंभों की बात करें तो डेरियस के स्तंभों पर मानव की आकृतियां बनी हुई है, जैसे आप ये देख सकते हैं डेरियस के स्तंभों पे मानव की आकृतियां बनी होती है। अब हम चौथा देखेंगे, हमने क्या है स्तंभ लेख स्तंभों के बारे में बात कर ली। अब चैत्य या गुफाओं के बारे में बात करेंगे, जो मौर्यकालीन गुफाएं थी उनकी बात करें। तो मौर्यकालीन गुफाएं मुख्य रूप से आजीविक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके निवास करने के लिए बनाई गई थी, जो उनकी सादगी और ध्यान के लिए बहुत ज्यादा सही थी। अशोक के द्वारा निर्मित गुफाओं की बात करें, जो हमारे बराबर की पहाड़ियां हैं बिहार के अंदर वहां बनाई गई थी, उनकी बात करें तो अशोक ने आजीविक साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी? 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने। एक गुफा थी हमारी कर्ण चौपड़ गुफा, जिसे कर्ण चौपर या चौपड़ गुफा भी कह सकते हैं। बात करें इसकी, ये भारत के बिहार राज्य के बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। या भारत के बिहार राज्य के बराबर की पहाड़ियों में स्थित है कौन सी? कर्ण चौपड़ गुफा। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने आजीवक साधु थे उनके लिए कराया था। आप देख सकते हैं ये हमारी गुफाएं थी जिसमें गेट है और अंदर यहाँ एक खिड़की है। इन गुफाओं का निर्माण पत्थरों को अंदर काट के बनाया गया था। दूसरी गुफा थी हमारी सुदामा गुफा, तो भारत के बिहार राज्य की बराबर की पहाड़ियों में हमारी कौन सी? सुदामा गुफा है। आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे गेट दिख रहा है आपको साफ साफ। तो इस गेट से अंदर काफी सारी जगह है जहाँ पर हमारे आजीवक साधु ध्यान कर सकते थे। बात करें इनका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए कराया था। किसके लिए? आजीवक साधुओं के लिए कराया था। तीसरी गुफा आती है हमारे कौन से? विश्व झोपड़ी गुफा। ये विश्व झोपड़ी गुफा की बात करें तो ये भारत के बिहार राज्य की बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। क्या हमारे विश्व झोपड़ी गुफा क्या है? हमारे बिहार राज्य की बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए कराया था। और आप इसका नक्काशीदार नक्काशी देख सकते हैं, जैसे कोई की लकड़ी पर की गई नक्काशी है। जो इसका गेट देख सकते हैं कितना सुंदर है, किसका? विश्व झोपड़ी गुफा का। तो आज भी ये देखने के योग्य है। और इनके अंदर की जो पॉलिश है वो तो सुभान अल्लाह है, मतलब बहुत ही शानदार है। फिर हमारे जो दशरथ था, हमारे जो अशोक के पोते थे दशरथ, उनके उन्हें जो बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में भी हमारे गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो दशरथ ने आजीवक साधुओं के लिए, जो कौन था हमारा? हमारा अशोक का पोता था। उन्होंने आजीवक साधुओं के लिए बराबर की पहाड़ी बिहार में लोमस ऋषि गुफा, ये लोमस ऋषि गुफा का निर्माण करवाया था। दशरथ ने बिहार की नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। आप इसे याद रखेंगे। दशरथ ने हमारे क्या लोमस ऋषि गुफा और हमारे नागार्जुन पहाड़ी में गोपिका गुफा का निर्माण भी करवाया था। तो इस तरह हमने क्या राज की कला के बारे में तो देख लिया, जिसमें राजा को संरक्षण, राजा के द्वारा संरक्षण दिया गया था। ये हमने राजकीय कला के बारे में देखा, जो हमारे मौर्य काल के अंदर जो राजाओं के द्वारा संरक्षण की गई कला थी उनके बारे में तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे लोक कला के बारे में, मतलब जिनको राजा ने संरक्षण नहीं दिया था फिर भी कला का एक बहुत ही बड़ा रूप सबके सामने आया था, वो तो हमारी मौर्यकालीन लोक कला। तो राजकीय कला के साथ साथ मौर्य काल में लोक कला का भी विकास हुआ था, जिसमें हमारे यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। किसकी? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी? मौर्य काल में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनाना आरंभ हो गया था। आप इसे याद रखेंगे। मौर्य काल में हमारे यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां थी वो बननी शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं ये यक्षिणी की मूर्ति और ये हमारी यक्ष की मूर्ति है। जैसे हमारे परखम गांव है मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मथुरा के पास में परखम गांव से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है जिसे मणिभद्र कहा जाता है। आप चित्र में आप मणिभद्र की मूर्ति देख सकते हो। और बड़ौदा की बात करें, मथुरा के पास में बड़ौदा नाम की जगह है, तो मथुरा के पास बड़ौदा है, तो बड़ौदा से एक यक्ष और क्या है, एक और यक्ष की मूर्ति मिली है। फिर बात करें दीदारगंज पटना की बात करें, तो दीदारगंज पटना बिहार की बात करें तो पटना के पास दीदारगंज से एक प्रसिद्ध यक्षिणी की मूर्ति मूर्ति मिली है, जिसे चामार गृहिणी या चमर गृहिणी या दीदारगंज यक्षी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दीदारगंज से वो हमारी मूर्ति मिली है। बुलंदी बाग की बात करें, पटना बिहार के बुलंदी बाग की बात करें तो बुलंदी बाग से एक पहिया भी मिलता है। धौली उड़ीसा की बात करें, धौली जो भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है, वहां से पत्थर को काटकर बनाया हुआ एक हाथी भी मिलता है। क्या? पत्थर को काट के बनाया हुआ हाथी मिलता है धौली से। लेकिन हाथी क्या पूरा नहीं, आधा बना हुआ है। धौली के पास जो हाथी है वो हमारे वैसे लोक कला का उदाहरण है, लेकिन वो पूरा हाथी कटा हुआ नहीं है, बल्कि क्या आधा कटा हुआ है। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक संगठित, केंद्रीकृत और कुशल था, जिसकी जानकारी मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगनीज की
तो मेगास्थनीज है उसकी इंडिका से मिलती है। सबसे पहले देखिए सम्राट, सबसे बड़ा कौन होता है हमारे मौर्य साम्राज्य में? सम्राट हुआ करता है। तो मौर्य काल में राजतंत्रात्मक, निरंकुश और केंद्रीकृत तो वंशानुगत शासन व्यवस्था थी हमारे किसकी? सम्राट की। सम्राट की बात करें तो सम्राट की राजतंत्रात्मक, निरंकुश, केंद्रीकृत और वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। बात करें चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत की, तो मौर्य काल में चाणक्य का प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत प्रचलित था, जिसमें हमारे राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए गए। क्या सप्तांग के अंदर क्या है? हमारे राज्य के 7 आवश्यक अंग बताए गए, जिसमें हमारा एक राजा था, मतलब राज्य का प्रमुख था कौन? राजा। फिर हमारा राज्य या क्षेत्र थे, ये हमारी भौगोलिक इकाई हुआ करती थी। तो राजा की बात करें, राजा कौन होता था? राज्य का हेड, राज्य या क्षेत्र, भौगोलिक इकाई होती थी। अमात्य ये मंत्री और अधिकारी हुआ करते थे। किला या दुर्ग की बात करें तो रक्षा तंत्र के अंदर किला या दुर्ग आता था। सेना की बात करें तो शक्ति का प्रतीक थी हमारी सेना। कोष की बात करें तो वित्तीय संसाधन कोष के रूप में आते थे। मित्र की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में हमारे मित्रों को देखा जाता था, हमारे दोस्त होते थे, पड़ोसी राष्ट्र। तो इसमें मित्र के पास उपरोक्त 6 चीजें होनी चाहिए। मित्र की बात करें तो मित्र के पास उपरोक्त 6 चीजें होनी चाहिए, तभी वो मित्र बन सकता है। तो हमारी क्या जो सप्तांग सिद्धांत था किसका? चाणक्य का। उसमें बताया गया था सम्राट के बारे में। फिर राजा का जो देवी सिद्धांत था वो भी माना जाता था। तो मौर्य काल में शासक राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास रखते थे। राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास रखते थे कौन? मौर्य काल में। इसलिए मौर्य काल में शासक देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करते थे, मतलब देवताओं का प्रिय व्यक्ति। बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए, जब मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। कितने? 18 मंत्री होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। उपदा परीक्षण की बात करें तो मौर्य काल में तीर्थ या मंत्रियों के लिए, जब मौर्य काल में तीर्थ या मंत्रियों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। क्या मंत्रियों या फिर तीर्थ के लिए क्या एक परीक्षा आयोजित की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। और यह उनकी सत्यनिष्ठा और योग्यता का परीक्षण हुआ करता था। ये उनकी क्या? सत्यनिष्ठा और योग्यता का परीक्षण हुआ करता था। मंत्रण की बात करें तो मौर्य काल में 3 या 4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रण कहा जाता था, जैसे हमारे पुरोहित, युवराज, सेनानी। इस प्रकार के जो 3 से 4 हमारे प्रमुख मंत्री होते थे उन्हें मंत्रण कहा जाता था। बात करें मौर्य काल के अंदर मुख्यमंत्री के, जिन्हें मंत्री कहते थे, उनकी बात करें तो मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, उनको तीरथ कहा जाता था। आपसे याद रखेंगे। तो मौर्य काल के जो प्रमुख तीरथ थे ये अर्थात मंत्री, उनकी बात करें तो जैसे हमारे कौन कौन से तीरथ थे? एक था हमारा समाहर्ता। क्या समाहर्ता की बात करें तो ये हमारे राजस्व अधिकारी हुआ करता था, समाहर्ता। सन्निदाता की बात करें तो कोषाध्यक्ष को हमारे सन्निदाता कहते थे, तो राज्य के खजाने का प्रमुख। कर्मांतिक की बात करें तो कल कारखानों का प्रमुख हमारे कर्मांतिक कहलाता था। आंतरवर्षिक की बात करें तो अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था कौन? आंतरवर्षिक। आठवीं की बात करें तो वन विभाग का प्रमुख आठवीं कहलाता था। प्रशासता की बात करें तो प्रचारा पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था हमारा प्रशासता कहलाता था। दो वारिक की बात करें तो राजमहल की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने वाला दो वारिक कहलाता था, ये हमारे प्रशासनिक प्रमुख होता था। दुर्गपाल की बात करें तो दुर्गों का हेड होता था। अंतपाल की बात करें तो सीमांत रक्षा प्रमुख होता था। प्रतिष्ठा की बात करें तो फौजदारी मामलों का न्यायाधीश कहलाता था। और व्यवहारिक की बात करें तो दीवानी मामलों का न्यायाधीश कहलाता था, व्यवहारिक। तो इस तरह हमारे बहुत सारे पद थे जिन्हें हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे मौर्य काल के अंदर। जो मंत्री होते थे वही हमारे तीर्थ कहलाते थे, जैसे हमारे समाहर्ता, सन्निधाता, कर्मांतिक, आंतरवर्षिक, आठविक, प्रशासता, दौवारिक, दुर्गपाल, अंतपाल, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक। तो हमारे क्या मंत्री या तीर्थ कहलाते थे मौर्य काल के अंतर्गत। बात करें मौर्य काल में उपरोक्त सभी तीर्थों के नियंत्रण में कितने? 26 विभाग होते थे। तो आप इसे याद रखेंगे। तीर्थों के नियंत्रण में कितने? पूरे 26 के 26 विभाग होते थे। और प्रत्येक विभाग के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। अब बात करें मौर्य काल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे उनके बारे में देखें। तो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष कौन कौन से थे उनकी बात करें तो सबसे पहले होता था मुद्रा अध्यक्ष, मतलब पासपोर्ट विभाग का जो हेड होता है वो हमारे क्या कहलाता है? मुद्रा अध्यक्ष कहलाता है। मुद्रा से पैसे ना गिने बल्कि इसको कैसे गिने? पासपोर्ट विभाग का प्रमुख। फिर लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो हमारे लक्षण मतलब मुद्रा या सिक्कों के विभाग का प्रमुख कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष की बात करें तो नमक विभाग का प्रमुख, लवण मतलब नमक के विभाग का हेड लवणाध्यक्ष कहलाता था। गणिकाध्यक्ष की बात करें तो वेश्यावृत्ति विभाग का हेड राज्य के द्वारा विनियमित किया जाता था हमारे वेश्यावृत्ति को, तो वेश्यावृत्ति विभाग का हेड कौन कहलाता था? गणिकाध्यक्ष। आखराध्यक्ष की बात करें तो खनिज विभाग का हेड कौन कहलाता था? हमारे आखराध्यक्ष। सुराध्यक्ष की बात करें तो आबकारी विभाग मतलब शराब उत्पादन और बिक्री का हेड कहलाता था हमारे सुराध्यक्ष। सुरा मतलब शराब। सुनाध्यक्ष की बात करें तो बूचड़ खाने का जो हेड होता था वो हमारे सुनाध्यक्ष कहलाता था। और पौतवाध्यक्ष की बात करें, पौतवाध्यक्ष हमारे नापतोल विभाग का हेड हमारे पौतवाध्यक्ष कहलाता था। पणियाध्यक्ष की बात करें तो व्यापार वाणिज्य का हेड हमारे पणियाध्यक्ष कहलाता था। और
उपाध्यक्ष की बात करें तो वन निरीक्षकों का हेड मतलब वन संपदा की निगरानी करने वाला उपाध्यक्ष कहलाता था। इस तरह हमारे कई विभागों के हेड होते थे, जैसे हमारे कौन से मुद्राध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, कणिकाध्यक्ष, आखराध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, कौतवाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष और कुप्याध्यक्ष। अब हम देखेंगे मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांतों में बांटा गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए? तो मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। कितने मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे चक्र कहते थे। एक था हमारा उत्तर पथ प्रांत, जो मतलब उत्तर दिशा में स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। दूसरा था हमारा प्रांत दक्षिणापथ प्रांत, जो हमारे दक्षिण दिशा में स्थित था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। तीसरा प्रांत हमारा कलिंगपथ प्रांत, जो हमारे पूर्व दिशा में स्थित था, जिसकी राजधानी थी तोसली। चौथा हमारा अवंतीपथ प्रांत था, जो हमारे क्या पश्चिम दिशा में स्थित था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। पांचवा था प्राच्य प्रांत, तो ये हमारे मध्य में स्थित था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये हमारे क्या केंद्रीय प्रांत था। तो प्राच्य प्रांत हमारे केंद्रीय प्रांत था और चारों दिशाओं में एक एक प्रांत है। उत्तर दिशा में उत्तरपथ, दक्षिण दिशा में दक्षिणापथ, पूर्व दिशा में कलिंगपथ, पश्चिम दिशा में अवंतीपथ और मध्य में हमारे प्राच्यपथ। और इनकी राजधानी देखे उत्तर पथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, कलिंग की तोसली, अवंती पथ की उज्जैन और प्राच्य पथ की पाटलिपुत्र हमारी राजधानी हुआ करती थी। अब हम देखेंगे मौर्य काल में सैन्य प्रशासन के बारे में। तो मेगस्थनीज ने मौर्य सैन्य व्यवस्था का विस्तृत रूप से वर्णन किया। किसने? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज को इंडिका थी उसमें बताया गया है। तो इतिहासकार मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 भागों में विभाजित थी। जब मेरे मौर्य सेना को 6 भागों में बांटा गया था। मौर्य सेना के 6 भागों को नियंत्रित करने के लिए 6 समितियां हुआ करती थी और सेना के नियंत्रण हेतु बनाए गए प्रत्येक समिति में कितने? 5 सदस्य हुआ करते थे। इस तरह देखें तो टोटल 6 पंजे 30 मतलब कुल 30 सदस्य हुआ करते थे समिति के अंदर। बात करें मौर्य सेना की तो मौर्य सेना में 6 प्रकार हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? एक होते थे हमारे पैदल सेना, एक होती थी घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना, जल सेना जिसको नेवी भी कहते हैं, हमारे रसद आपूर्ति सेना मतलब सैन्य आपूर्ति का प्रबंधन करने वाली सेना। तो हमारी 6 प्रकार की सेना थी। कौन कौन सी? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना, जल सेना और रसद आपूर्ति सेना। अब हम देखेंगे मौर्य काल के अंदर नगर प्रशासन के बारे में। मौर्य काल के अंदर नगर प्रशासन के बारे में देखें तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में या मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में नगर प्रशासन के लिए कितनी 6 समितियां बनाई गई थी। मौर्य काल में नगर प्रशासन की प्रत्येक समिति में कितने? 5 सदस्य होते थे। इस तरह देखें तो उसमें भी हमारे कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। मौर्य काल में नगर प्रशासक को एस एस्टिनोमोई या एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे। मौर्य काल में नगर प्रशासक को क्या कहते थे? एस्ट्रीनोमोई या एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। मौर्य काल में राजमार्ग प्रशासक को अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई कहा जाता था। राजमार्ग प्रशासक को तो एग्रोनोमोई और हमारे नगर प्रशासक होते थे उन्हें एस्टिनोमोई कहा जाता था। अब बात करें मौर्य काल में जो न्यायिक प्रशासन था उसके बारे में बात करें तो मौर्यकालीन न्याय प्रणाली में भी क्या सुसंगठित थी। मौर्यकालीन जो न्याय प्रणाली थी ये भी क्या थी? सुसंगठित थी, जिसमें हमारे दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग न्यायालय हुआ करते थे। दोनों के मामलों में अलग अलग न्यायालय हुआ करते थे। मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था। क्या हमारे मौर्य काल में न्यायिक प्रशासन थे उसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था हमारा दीवानी मतलब सिविल केस के लिए दीवानी न्यायालय। तो दीवानी मामलों के लिए बने न्यायालय को धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता था। क्या? धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता है किसके लिए? दीवानी मामलों के लिए बने न्यायालय को। और दीवानी मामलों के न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उन्हें व्यवहारिक न्यायाधीश कहा जाता था। दीवानी मामलों के जो न्यायाधीश होते थे उन्हें व्यवहारिक न्यायाधीश कहा जाता था। दूसरे केस की बात करें वो होती थी हमारी फौजदारी। दीवानी के बजाय अब क्या देखेंगे? फौजदारी के बारे में। तो फौजदारी मामलों के लिए बने न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। क्या कहते थे? कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। फौजदारी मामलों के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता है। क्या? फौजदारी मामलों के न्यायाधीश को क्या? प्रतिष्ठा कहा जाता था। राजउक की बात करें तो मौर्य काल में क्षेत्रीय न्यायाधीश को राजउक कहा जाता था, जो हमारे अशोक के अभिलेखों में भी वर्णित किया गया है। क्या राजउक की बात करें तो मौर्य काल में जो क्षेत्रीय न्यायाधीश होते थे उन्हें राजउक कहते थे और जो अशोक के अभिलेख थे उनमें राजउक का नाम आता है। अब हम देखेंगे मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में अपराध कैसे होते थे, उनको दंड कैसे मिलता था। तो इतिहासकार मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में अपराध बहुत ही कम होते थे। मौर्य काल में क्या? अपराध बहुत ही कम होते थे। मौर्य काल में लोग घरों के ताले नहीं लगाते थे, जो समाज में उच्च स्तर के विश्वास और सुरक्षा को दिखाता है। मौर्य काल में क्या? भारत में दंड बहुत सरल हुआ करते थे। मौर्य काल में भारत में दंड बहुत सरल हुआ करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार देखें तो मौर्य काल में 3 मामलों में ही मृत्युदंड मिल सकता था। या 3 मामलों में मृत्युदंड मिलता था। एक तो मामला कौन सा था? ट्रेसन मतलब राजद्रोह के मामले में।
देश से गद्दारी करे तो। दूसरा, कारीगर को नुकसान पहुंचाए, मतलब किसी भी शिल्पकार की सुरक्षा पर बल प्रयोग किया या उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसको फांसी की सजा हो सकती है, या फिर टैक्स चोरी करे तो तीन ही मामलों में क्या मृत्युदंड की सजा होती थी। इसके अलावा किसी भी मामले में ज्यादा कड़ी सजा नहीं दी जाती थी। फिर बात करें मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था की, तो मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक सुदृढ़ गुप्तचर प्रणाली होती थी। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प कहा जाता था। सांप, तो महामात्य सर्प कहा जाता था किसे? गुप्तचर विभाग के हेड को। मौर्य काल में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था, आप इसे याद रखेंगे। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या गुड़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचर या गुड़ पुरुष दो भागों में बटे हुए थे। गुप्तचर या गुड़ पुरुष क्या दो भागों में बटे हुए थे। एक तो तुम्हारी थी संस्था, एक तो हमारी संस्था होती थी, दूसरा संचार। संस्था की बात करते एक ही जगह रहकर गुप्तचरी करने वाले होते हैं, मतलब ये कहीं नहीं जाते और एक ही जगह रहते के या गुप्तचरी करते हैं। संचार की बात करें, घूम घूम कर जासूसी करने वाले हमारे संचार कहलाते थे। अब हम देखेंगे मौर्य काल की सामाजिक स्थिति। तो मौर्य समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ साथ कुछ अनूठी विशेषताएं भी देखने को मिलती है। मतलब उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था तो थी, इसके अलावा भी विशेषताएं थी। मौर्य काल में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। कैसे? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। मौर्य काल में समाज चार भागों में या चार वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, आप इसे याद रखेंगे। वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? जन्म आधारित हो गई थी। मौर्य काल में जाति व्यवस्था शुरू हो गई थी, आप इसे याद रखेंगे। मौर्य काल में जाति व्यवस्था भी शुरू हो गई थी। मेगास्थनीज के अनुसार देखें तो मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। जो भारतीय वर्ण व्यवस्था में से भिन्न था, जो भारतीय वर्ण व्यवस्था थी, इसमें तो केवल 7 4 ही वर्ण थे, लेकिन मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में या 4 वर्गों में बटा था। क्यों? क्योंकि मेगास्थनीज व्यवसाय के आधार पर इसको बांटा था कि कौन कैसा काम करता है, उसके आधार पर हमारे भारतीयों को क्या 7 वर्गों में बांटा था। मौर्य काल में भारतीय अपनी जाति नहीं बदल सकते थे, जो जिस जाति का है उसे उसी जाति में रह के काम करना पड़ता था। मौर्य काल में वर्ण संकर जातियों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। जो वर्ण संकर जातियां थी उनको क्या नगर से बाहर रह के काम करना पड़ता था। मौर्य काल में वर्ण संकर जातियां जैसे अम्बष्ट जाति, निषाद जाति, पार्श्व जाति, स्वपाक जाति, उग्र जाति, इस प्रकार की जातियां हुआ करती थी। जो हमारी वर्ण संकर जाति थी, इनको शहर से गांव से बाहर रह के काम करना होता था, गांव के अंदर इनका प्रवेश नहीं होता था। अब मौर्य काल के अंदर महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी, मतलब ठीक थी, ज्यादा बुरी नहीं थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो कुलीन महिलाओं को अनिष्कासिनी कहा जाता था। क्या कहते थे? अनिष्कासिनी कहा जाता था कुलीन महिलाओं को। मतलब जब घर से बाहर नहीं निकलते थे उन्हें अनिष्कासिनी कहलाते थे। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार देखें तो मौर्य काल में भारतीय बिना दहेज के शादी नहीं करते थे। मौर्य काल में क्या बिना दहेज के कोई भी भारतीय शादी नहीं करता था। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी, मतलब राज्य उसको कंट्रोल करता था। वेश्याओं को क्या है? गणिका कहा जाता था। वेश्याओं को क्या? गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को तो रूपाजीवा, और जो वेश्या होती थी उन्हें गणिका कहा जाता था। मौर्य काल में पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहते थे। जो पुरुष कलाकार होते थे उनको रंगोपजीवी कहते थे, और महिला कलाकारों को क्या? रंगोपजीविनी कहते थे। मौर्य काल में तलाक तलाक को मोक्ष कहा जाता था। यदि तलाक ले लिया तो आपको मोक्ष मिल गया। मौर्य काल में विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन ये बहुत ही कम होता था। जो विधवाएं पुनर्विवाह नहीं करती थी उन विधवा महिलाओं को छंदवासिनी कहा जाता था। मतलब ऐसी महिला जो विधवा हो गई है लेकिन फिर भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया तो उन्हें क्या कहते थे? छंदवासिनी कहते थे। फिर अकाल और राहत कार्यों की बात करें, हमारे मौर्य काल के अंदर अकाल और राहत कार्यों की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारत में सूखे की समस्या नहीं थी। हालांकि ये पूरी तरह से सही बात हो ही नहीं सकती कि भारत में सूखा ना पड़े, उस समय भी सूखा तो पड़ता ही होगा। सागौर अभिलेख की बात करें तो सागौर अभिलेख और महास्थान नामक जो अभिलेख है उनसे मौर्य काल में अकाल राहत कार्य की जानकारी मिलती है, जो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दिखाता है कि राज्य में यदि अकाल पड़ता है, दिक्कत आती है तो राज्य आगे बढ़ के सहायता करता है। अब दास प्रथा की बात करते हैं तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, और यह भी हमारे मेगास्थनीज की सीमित समझ थी और भारतीय समाज के विशिष्ट प्रकार के वर्गों के कारण हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या, दास अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनको लगा कि दास प्रथा नाम की कोई चीज भारत में नहीं होती थी, तो ये हमारे मेगास्थनीज ने कहा था। हालांकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, तो दासता के अस्तित्व को दिखाता है कि दासता उस समय प्रचलित में थी। तो अर्थशास्त्र में कितने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने युद्ध बंदियों को दास बनाना
क्या अशोक ने युद्ध बंदियों को दास बनाया और युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्य जैसे खेती में लगाया। लेकिन मेगास्थनीज में हमारे मेगास्थनीज इसे नहीं दास नहीं मानते थे। फिर बात करें धार्मिक विश्वास और कला की, तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनियस और भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। क्या भगवान शिव को तो हमारा डायोनियस और भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है, जो हमारे ग्रीक देवताओं से भारतीय देवताओं का समरूपण दिखाता है। तो मेगास्थनीज के अनुसार देखें तो मौर्य काल में भारतीय लोग देव देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। भारतीय लोग क्या देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, किसमें? मौर्य काल में। लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता था। और ये भी क्या एक अतिशयोक्ति है, सीमित अवलोकन हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में लेखन का ज्ञान पहले से था, मतलब इतनी सारी ब्राह्मी लिपि, 4-4 5-5 प्रकार की लिपियां उस समय शुरू हो गई थी। अब बात करेंगे मौर्य काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। मौर्य काल की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पे आधारित है। मौर्य अर्थव्यवस्था क्या है? मुख्यतः कृषि पे आधारित है, लेकिन वस्त्र उद्योग और व्यापार भी विकसित अवस्था में था, जिस पर क्या राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। मौर्य काल में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी मौर्य काल में। भूमि के प्रकार के देखें, भूमि कितने प्रकार की हुआ करती थी? तो भूमि हमारे दो प्रकार की हुआ करती थी। एक तो अदेव मात्रक और एक सीता भूमि। अदेव मात्रक की बात करें तो जिस भूमि पर बिना सिंचाई के साधनों के अच्छी फसल पैदा होती थी, मतलब ऐसी भूमि जिस पर बिना सिंचाई के साधनों के अच्छी फसल पैदा होती थी, उस भूमि को हमारा अदेव मात्रक भूमि कहते थे। दूसरी होती थी हमारी सीता भूमि। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये राजकीय भूमि होती थी, उसे सीता भूमि कहते थे, जिस पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था। कर की बात करें भू राजस्व की, तो सीता भूमि से आधा भू राजस्व वसूला जाता था, मतलब 50% भू राजस्व वसूला जाता था। मौर्य काल में भू राजस्व को भाग कहा जाता है। क्या भाग कहा जाता था? हमारा भू राजस्व को, भू राजस्व कर को सामान्यतः 1/6 ये 1/6 भाग भू राजस्व रूप में कर के रूप में लगाया जाता था। लेकिन जो हमारी सीता भूमि होती थी उससे आधा भू राजस्व वसूला जाता था। क्यों? क्योंकि वो राज्य के अंडर होती थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार देखें तो मौर्य काल में भू राजस्व 1/4 था। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में सिंचाई व्यवस्था को सेतुबंध कहा जाता है। क्या मौर्य काल में क्या सिंचाई व्यवस्था को क्या सेतुबंध कहा जाता है? सिंचाई कर को उदक भाग या उदेव भाग भी कहते हैं। क्या उदेव भाग या उदक भाग भी कहते हैं सिंचाई कर को? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार देखें तो मौर्य काल में सिंचाई कर उदक भाग मतलब 1/5वां या 1/3 हो सकता है कि हमारे सिंचाई कर। किसके अनुसार? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार। बेगार प्रथा की बात करें तो मौर्य काल में बेगार प्रथा को विष्टि कहा जाता था, जिसमें बिना किसी मूल्य या मजदूरी के श्रम करवाया जाता है। बिना पैसे दिए जो हमारी बेगारी प्रथा होती थी उसे क्या कहते थे? विष्टि कहते थे। बिना मजदूरी या मूल्य के जो श्रम करवाया जाता है। उद्योग या व्यापार की बात करें तो मौर्य काल में उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे। मौर्य काल में क्या थे? उद्योग धंधे विकसित अवस्था में होते थे। मौर्य काल में मुख्य उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे, जैसे हमारा शराब उद्योग, नमक उद्योग, खनिज उद्योग, वन संसाधन उद्योग, मतलब जैसे जितने भी हमारे मुख्य उद्योग होते थे ये सब हमारे क्या राज्य के नियंत्रण में होते थे। मौर्य काल में उद्योग श्रेणी व्यवस्था मतलब गिल्ड सिस्टम में विभाजित थी। उद्योग श्रेणी व्यवस्था में विभाजित थी, जो हमारे शिल्पकारों के संगठनों को दिखाता है। मौर्य काल में घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। मौर्य काल में क्या विदेशी और देशी घरेलू दोनों प्रकार का व्यापार होता था। घरेलू वस्तु पर कर 4% था और विदेशी वस्तुओं पर कितना 10% कर हुआ करता था। मतलब जो घरेलू वस्तु थी उन पे तो 4% टैक्स लगता था और विदेशी वस्तुओं पर 10% टैक्स लगता था। तो मौर्यकालीन मुद्रा प्रणाली की बात करें तो मौर्य काल में एक सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली थी। कैसी सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली थी? मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था। सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहते थे, चांदी के सिक्कों को काशापण, धरण या पण कहा जाता था। किनको? चांदी के सिक्कों को। तांबे के सिक्कों को भाषक या काकनी कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे। तांबे के सिक्कों को क्या भाषक या फिर काकनी कहा जाता था। मौर्य काल का सबसे छोटा सिक्का तांबे का सिक्का होता था, जिसे काकनी कहते थे। तांबे का सिक्का सबसे छोटा जिसे क्या कहते थे? काकनी कहते थे। मौर्य काल के सिक्के आहत या पंचमार सिक्के हुआ करते थे, जिन पर क्या पंच किया जाता था, मतलब जिन्हें ठोक कर कोई चित्र या कोई निशानी बनाई जाती थी, ठोक कर बनाई जाती थी, इसलिए उन्हें पंचमार्क सिक्के कहते थे। सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी होते थे मौर्य काल में उन्हें रूपक कहा जाता था। रूपक वो होते थे जो सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाले अधिकारी होते थे। मौर्य काल में किसी को भी 13 से 1/2 13.5% कर देकर मुद्रा जारी करने का अधिकार मिल जाता था, जो निजी मुद्रा निर्माण की अनुमति को दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में मुद्रा बनाने का काम कर सकता है, लेकिन उसे 13.5% टैक्स देना पड़ेगा। मौर्य काल में सामान्य ब्याज दर कितनी थी? 15% हुआ करती थी। सालाना ब्याज दर कितनी थी? 15% हुआ करती थी मौर्य काल में। प्रमुख बंदरगाह शहर की बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह बहुत ही प्रमुख था, जो हमारे पूर्वी तट पे बंगाल के पास है।
प्रतिष्ठान मौर्य काल में एक प्रमुख शहर हुआ करता था। कौन-सा? प्रतिष्ठान। ये हमारे मौर्य काल का एक प्रमुख शहर है और ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है बंगाल के अंदर पूर्वी तट पे, वो हमारे मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह है। अन्य आर्थिक बिंदुओं की बात करें तो अर्थशास्त्र में कुम्हेर का उल्लेख नहीं मिलता है। जो हमारे उपगुप्त की जो पुस्तक है हमारी कौन-सी? अर्थशास्त्र, उसमें हमारे कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता, जो एक दिलचस्प अवलोकन है। क्यों? कुम्हार एक महत्वपूर्ण शिल्पकार वर्ग होता है। तो हमारे आप इसे याद रखेंगे। चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें हमारे कुम्हार, घड़े बनाने वाले का उल्लेख नहीं मिलता, जो हमारे क्या है, बहुत ही अजीब बात है। क्यों? क्योंकि ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्पकार वर्ग होता है। मौर्यकालीन साहित्य की बात करें तो मौर्य काल की जानकारी के लिए बहुत सारे साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है। अब बात करें कौन कौन से हैं, जैसे हमारे अर्थशास्त्र है तो चाणक्य कौटिल्य की जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो हमारे गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखी गई है। इसमें क्या प्रश्न उत्तर प्रारूप में लिखा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की जानकारी भी मिलती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की जानकारी मिलती है किससे? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र पुस्तक को कितने 15 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 15 अधिकरणों या 15 भागों में विभाजित किया गया किसको? अर्थशास्त्र पुस्तक को। फिर इंडिका की बात करें तो यूनानी इतिहासकार जो मेगास्थनीज है उसकी पुस्तक हमारी कौन सी? इंडिका। हालांकि मूल इंडिका जो पुस्तक है वो उपलब्ध नहीं है, उसके कुछ अंश मतलब यूनानी लेखकों के ग्रंथों में मिलते हैं। जो मूल पुस्तक है वो तो अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जो कुछ अंश है कि यूनानी लेखकों के ग्रंथों में देखी जा सकते हैं। इंडिका नामक पुस्तक एरियन के द्वारा लिखी गई थी, जो हमारे क्या मेगास्थनीज के कार्यों पे आधारित थी। इंडिका नामक पुस्तक है एरियन के द्वारा भी लिखी गई थी, जो हमारे मेगास्थनीज के कार्यों पर आधारित थी। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो टॉलमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ज्योग्राफी। इसके टॉलमी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी ज्योग्राफी, जिसमें भारत के भूगोल और अन्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ या फिर नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी कौन सी? हमारी नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें हमारे रोमन दृष्टिकोण से भारत की प्राकृतिक संपदा का वर्णन किया गया। किसके? रोमन दृष्टिकोण से भारतीय प्राकृतिक संपदा का वर्णन किया गया है। बात करें एक और पुस्तक है, पुस्तक का नाम पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की बात करें तो हमारे एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में मौर्य काल की भारतीय बंदरगाहों और व्यापार की जानकारी मिलती है, जो भारत के समुद्री व्यापार मार्गों पर प्रकाश डालती है। तो इस तरह हमने एक लेक्चर के जरिए मौर्य काल के प्रशासन, मौर्यकालीन कला और जो उनके राजा है उनके बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।